अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अपने लेक्चर पे मूव कर गए। हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लेक्चर 12 है, मैक्रो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनको देखेंगे, कुछ इंडस्ट्री के फैक्टर्स को देखेंगे और देन फिर कंपनी बेस्ड फैक्टर्स को भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम जब एनालिसिस करने जाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के रिटर्न के ऊपर असरअंदाज होते हैं। हमने रिसेंटली लास्ट लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया था। उसके अंदर हमने बेसिकली वो कंपनी एनालिसिस ही था कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा और उनकी बेस पर डिसीजन किया कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब हम उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं कि क्या कंपनी के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जो कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों पे असरअंदाज होते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमने पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट करनी है और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको एनालाइज करना है। तो इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए हमें फिर हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि हम किस किस बेस पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा रिटर्न मैक्सिमम हो, हमारा रिस्क मिनिमम हो। ठीक है, तो वही फैक्टर्स को डिस्कस करते हुए हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री फैक्टर्स। सबसे पहले एनालिसिस का फ्रेमवर्क क्या है उसकी तरफ देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि बेसिकली हमने कौन कौन से एनालिसिस करने हैं। हमने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना है, हमने इंडस्ट्री को देखना है, हमने कंपनी को देखना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की बेस पर इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके देन हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। कंपनी का एनालिसिस इसलिए चाहिए कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो हमें उस कंपनी की परफॉर्मेंस चाहिए। इंडस्ट्री का एनालिसिस इसलिए चाहिए कि जब हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपनीज होती हैं। ठीक, तो अब उनमें से कौन सी कंपनी की जो है वर्किंग हमने उसको देखना है। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें वो डिपेंड करेगा कौन सी इंडस्ट्री में वो कंपनी मौजूद है। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री एनालिसिस भी करने की ज़रूरत है। देन डोमेस्टिक या ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस, जब आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठती है, जो आपकी इकोनॉमिक होती है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो भी असरअंदाज होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी किसी भी कंपनी की और इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि हमें डोमेस्टिक या ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस को भी करना है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक को, क्योंकि मुल्क की जो मीशत है वो आपकी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। ग्लोबल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ कंट्री बेस नहीं होती, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भी आजकल मौजूद है। तो टैक्स वाई हमने दोनों को देखना है। ठीक हो गया जी। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसकी अप्रोचेस में डोमेस्टिक, इंडस्ट्री और कंपनी तीनों आ जाएंगे। ठीक हो गया। वाई यूज़ द टॉप डाउन अप्रोच। नॉर्मली हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, अपर अप्रोच से डाउन अप्रोच की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्यों इसे करते हैं उस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों इन चीज़ों में जा रहे होते हैं। ओके जी, सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ देखते हैं कि ग्लोबली कौन कौन सी चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के अंदर सबसे पहले हमने देखना है परफॉर्मेंस इन कंट्रीज़ एंड रीजन्स इन हाईली वेरिएबल। हम उस परफॉर्मेंस, उस कंट्री और उन रीजन्स को देख रहे होते हैं कि जहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है वो हाईली वेरिएबल हो। देखो, पूरी दुनिया में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट ये जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उसके लिए आप कोई ना कोई बेसिक रखते हो, कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हो। ठीक है, अब देखो, मैं ये कहता हूँ कि मैं जी किसी ऐसे रीजन में इन्वेस्ट करूँ जो इस रीजन के अंदर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है, कभी रिटर्न बहुत कम होता है। वो कंट्री जो स्टेबल नहीं है, जिनका इकोनॉमिक सिस्टम स्टेबल नहीं जा रहा, तो देन मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर ऐसी कंपनी में तो मेरे पास इश्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसी कंपनीज़ में तो, ऐसी कंट्रीज़ में, ऐसे इलाकों में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है मुझे रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले और हो सकता है रिटर्न बहुत कम मिले। ठीक है, तो जो कंट्रीज़ की परफॉर्मेंस होती है वो रीजन की बेस पर चल रही होती है और कंट्री की बेस पे चल रही होती है। मुझे इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये देखना पड़ता है कि मैं किस कंट्री और किस रीजन के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
मुझे इस चीज़ को कंसिड्रेशन में लेना पड़ता है, इस चीज़ को मुझे जज करना पड़ता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसी के अंदर, पॉलिटिकल रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क। कुछ जब आप किसी कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपके पास कुछ बड़े बड़े रिस्क आते हैं, जिनके अंदर एक आपका पॉलिटिकल रिस्क होता है कि भी सियासत। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ की रिटर्न की बात करेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल है ना फैक्टर, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से रिसर्चर्स ने इसे रिसर्च में लेकर यूज़ किया है और उसकी बेस पे बड़ी रिसर्चेस की हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की ही बात करूं तो पाकिस्तान में इस पे रिसर्चेस हुई हैं कि भी पीपल्स पार्टी का दौर आया तो पीपल्स पार्टी के दौर में क्या क्या परफॉर्मेंस चली, नवाज शरीफ का दौर आया तो क्या चली, मुशर्रफ का दौर आया तो क्या चली। तो बाकायदा इनके पॉलिटिकल जो टेन्योर है उसके हिसाब से एनालिसिस किए गए हैं कि किसने ज़्यादा डेट लिया, किसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की, किसने एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाई किसके टाइम पीरियड के अंदर, एक्सपोर्ट डेवलप हुई किसके टाइम पीरियड में, इंडस्ट्री डेवलप हुई किसके टाइम पीरियड में, बिजनेस सेक्टर डेवलप हुआ किसके टाइम पीरियड में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो ये सारा कुछ जो होता है ये पॉलिटिक्स के साथ लिंक है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तो जो रिटर्न है, जो परफॉर्मेंस है वो सेम चलेगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि हर पार्टी की एक अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस होती है, एक अपनी पॉलिटिकल सोच होती है, एक अपनी पॉलिटिकल उसकी परफॉर्मेंस होती है और उसकी बेस पे आपकी पूरी की पूरी कंट्री की परफॉर्मेंस भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्या है जी, एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है कि जो आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम इन्वेस्ट करते हैं, हमने स्टार्ट में भी एक लेक्चर में बात की थी कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट के वक्त जो एक्सचेंज रेट होता है, जो दो मुल्कों के दरमियान, मतलब मैं पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो एक्सचेंज रेट है वो मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर और मेरे जो रिटर्न है उसके ऊपर असरअंदाज होगा। कैसे असरअंदाज होगा? नंबर वन, सेल्स पे असरअंदाज होगा। जब पाकिस्तान की करेंसी डाउन होगी तो पाकिस्तान की चीज़ें अमेरिकन के लिए सस्ती हो जाएंगी। वो अगर $1 में पहले दो चीज़ें खरीदते थे तो अब शायद वो $1 में तीन चीज़ें खरीद सकें, मतलब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे जिसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि जब किसी भी कंट्री की करेंसी जो है वो डी वैल्यू होती है तो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ, डॉलर 100 रुपये से ऊपर जाके 170 और अब 160 के करीब 157 इतने के पे फिर रहा है। तो ये क्या है, इसका क्या बेनिफिट हुआ कि जी डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई बढ़ गई, बट इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी चीज़ें बाहर वालों के लिए सस्ती हो गई, उन्होंने आपसे ज़्यादा चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। ठीक। दूसरा इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्रॉफिट्स के ऊपर। ज़ाहिर बात है जब सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका जितनी ज़्यादा चीज़ें बिक हुई उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। बट अगर मैं इसे दूसरे फैक्टर में देखूं कि आपका अगर एक्सचेंज रेट रिवर्स में जाता है कि डॉलर है वो 160 से रिटर्न आके फ़र्ज़ करो 100 के ऊपर आ जाता है तो सेल्स कम होगी, दूसरी साइड से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ठीक है। और देन है स्टॉक रिटर्न्स। आपने बाहर के अमेरिका के किसी शेयर स्टॉक के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे आपको जो डिविडेंड आया, अब पहले डिविडेंड आपको आता था, लेट अज्यूम वो कंपनी ने लास्ट ईयर आपको डिविडेंड दिया जी $100। अब वो $100 जब आपने पाकिस्तान में कन्वर्ट किया, पाकिस्तान में डॉलर था 100 का, तो वो 100 था, 100 का $1 था, तो आपको ये मिला के मिला 1 लाख। अब सॉरी 10,000। ठीक। देन अब क्या हुआ कि वो जो है वो आपका जो रिटर्न है वो $100 की दोबारा इस साल भी कंपनी ने डिविडेंड $100 ही आपको दिया है। बट अब क्या हो गया कि अब आपको जो आपका पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है वो कितने पे चली गई, वो 170 या 160 पे चली गई। तो अब आपका इंडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पिछले साल भी $100 मिला था, मिला इस साल भी $100 है। तो डिविडेंड तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, बट एक्सचेंज रेट बदल जाने की वजह से आपके पास जो स्टॉक का रिटर्न है वो चेंज हो गया, अब आपको स्टॉक का रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो इस तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ये थोड़ी सी शो ऑफ कराई गई है कंट्रीज़ की कि किस कंट्री की कितनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। ये 2006 का मुझे केवल मिला, तो 2006 की है ये जी। ठीक है जी। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर लोकल करेंसी के अंदर 32.9 रिटर्न था, लेकिन जब यूएस डॉलर की बात करें तो वो 45.2 था। ब्रिटेन में, कनाडा में, चाइना में, तो वो सारी के सारी, और उनकी जीडीपी के हिसाब से ग्रोथ भी परसेंटेज में शो कराई गई है। ब्राज़ील में 3.2 था। ठीक है जी। अगर चाइना की बात की जाए तो 10.4 था। ऐसे ही मुख्तलिफ की वो परफॉर्मेंस शो करवाई गई है। ओके जी। देन है जी चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का जो है उसकी चेंज के बारे में भी बताया गया है। 1999 से लेकर 2006 तक जो मेजर करेंसीज थी डॉलर की, उनके साथ कंपैरिजन बताया गया है। ठीक है जी, कि किस तरीके से एक्सचेंज रेट बदला है 1999 से लेकर 2006 तक। डॉलर के साथ ही मोस्टली चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है मोस्टली इसके अंदर अगर देखा जाए तो ग्लोबली सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉसिबल हो रही है वो डॉलर में ही है। डॉलर एक किस्म की, आप जैसे इंग्लिश एक यूनिवर्स ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, वैसे डॉलर भी बहुत ज़्यादा मुल्कों में ट्रेड का एक यूनिट बन चुका है, तो इसलिए डॉलर के साथ ही कंपैरिजन किया गया है। ठीक है जी। यूके का, यूरो का, जापान का, कनाडा का, उन सारों के बारे में डिटेल्स यहाँ पे शो कराई गई। ठीक है जी। ये वही डॉलर्स के साथ आ गया। नेक्स्ट है जी डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमी। हमने पीछे ग्लोबल की बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक ग्लोबल फैक्टर्स कैसे असरअंदाज होते हैं। अब हम डोमेस्टिक की तरफ से आ गए हैं कि डोमेस्टिकली कैसे होते हैं। ठीक है जी। तो डोमेस्टिकली की जब मैं बात करूँ तो जो मेजर जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जो किसी कंट्री के अंदर जो आपके रिटर्न के ऊपर या इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनमें सबसे पहले आपके पास आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेसिकली किसी भी मुल्क में बनने वाली जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनकी मिकदार को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी। आपके पास जीएनपी भी होता है, आपके पास एनएनपी भी होता है, बट नॉर्मली जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं, उसकी एनालिसिस करने लगते हैं, तो हम जीडीपी को ही सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, जीडीपी को ही सबसे ज़्यादा लेते हैं। किसी कंट्री का जीडीपी ज़्यादा होगा तो उस कंट्री का रिटर्न भी इंक्रीज़ होता है, उसकी कंपनीज़ का रिटर्न इंक्रीज़ होता है। मैंने आपके साथ जो अपना पेपर शेयर किया था उसके अंदर भी ये चीज़ थी, उसके अंदर भी मेरे एनालिसिस में मैंने जीडीपी को लिया था, पाकिस्तान की जितनी भी लिस्टेड फर्म्स हैं उन सारों के ऊपर उसे एनालाइज किया था, तो जीडीपी का आपने उसमें देखा होगा कि रिटर्न जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंस है कि जी अगर जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो किसी भी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है उसकी फर्म्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जीडीपी डायरेक्ट आपकी कंपनीज़ के ऊपर असरअंदाज हो गई होती है, डायरेक्ट आपके बिजनेसेस के ऊपर असरअंदाज हो गई होती है। देन दूसरे नंबर पर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, जब भी किसी मुल्क के अंदर रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ होगा, तो डेफिनेटली बात है जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल आपका बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा कंपनीज़ की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाएगी, कंपनीज़ के रिटर्न भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, उनकी सेल्स भी बढ़ती जाएगी। कैसे? देखो फ़र्ज़ करो एक आदमी है वो अनएम्प्लॉयड है, उसकी कोई इनकम नहीं है, वो कुछ कमा नहीं रहा, तो क्या वो कुछ ख़रीदेगा भी? जब उसके पास कहीं से इनकम नहीं आ रही तो वो बाई करने की पोजीशन में भी नहीं होगा। दूसरी साइड पर फ़र्ज़ करो उस आदमी को जॉब मिल जाती है, कहीं पर एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो उसके पास एक अच्छा रिटर्न आ रहा है। जब एक अच्छा रिटर्न आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? उस रिटर्न की बेस के ऊपर जो जो अच्छा रिटर्न वो कमा रहा है, अब उसकी बेस के ऊपर वो क्या करेगा? चीज़ें बाई करेगा, परचेजेस करेगा। जब वो ये चीज़ें बाई करेगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बिजनेसमैन था जो पहले डेली के 10 यूनिट सेल आउट करता था अपनी प्रोडक्ट के, अब इस आदमी के एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसके ये 10 से 11 हो गए। एक यूनिट डेली का फ़र्ज़ करो जो उस आदमी से बाई करने लग गया, तो वो पहले 10 सेल करता था, अब 11 सेल आउट कर रहा है, तो उसकी सेल्स बढ़ गई, उसकी सेल्स बढ़ गई तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ये भी डायरेक्ट आपकी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस, आपके मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जितने ज़्यादा लोग अर्निंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा कंपनीज़ की सेल बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा कंपनीज़ को प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। दूसरी साइड पर जितनी एम्प्लॉयमेंट आपकी डिक्रीज़ होती जाएगी, जितना लोग बेरोज़गार होते जाएंगे, उतने ही लोग जो है वो चीज़ों की डिमांड
कम करते जाएंगे, जितनी वो चीज़ों की डिमांड कम करते जाएंगे उतनी कंपनीज की सेल्स डिक्रीज़ होती जाएंगी, और जैसे जैसे सेल्स डिक्रीज़ होती जाएंगी उतनी उतनी जैसे जैसे सेल्स डिक्रीज़ होंगी वैसे वैसे कंपनीज का प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, वैसे वैसे कंपनीज की ग्रोथ डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो सारी की सारी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। देन है हमारे पास इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है ये आप किसी भी एक साइड पे 100% होगी, इसे मैयर नहीं कर सकते। अब मेरे उस पेपर के अंदर भी मैंने इन्फ्लेशन को लिया था। ठीक है, तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी तो चीज़ें महंगी होंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होगी, जब प्राइसेस ज़्यादा होगी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये उसका एक पर्सपेक्टिव है, ये उसकी एक साइड है। बट जब हम इन्फ्लेशन की दूसरी साइड पे देखते हैं कि जब चीज़ें महंगी होंगी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी परचेजिंग पावर से वो बाहर को निकल जाएगी। चीज़ें महंगी हो जाएंगी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप उनको बाय नहीं कर पाएंगे, तो दूसरी साइड पे डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना। जब उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जब खरीदने वाले लोग कम हो जाएंगे तो डैट मीन्स उस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो डैट मीन्स उसकी सेल भी कम होगी। तो जितना आपका प्रॉफिट उधर से इंक्रीज़ हो गया है, दूसरी साइड से उधर से डिमांड भी तो डिक्रीज़ हो गई है, सेल भी तो डिक्रीज़ हो गई। तो इन्फ्लेशन जो है ये 100% आप इसको किसी एक साइड पे नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्फ्लेशन बढ़ने से बेहतरी आएगी, मैं ये नहीं कह सकता कि इन्फ्लेशन कम होने से बेहतरी आएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन एक बहुत ही हैवी टॉपिक है, उसको अभी हम अभी इग्नोर करते हैं। हम जनरल सी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो भी आपके रिटर्न्स और परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। ठीक है, किसी इंडस्ट्री पे किसी सेक्टर के ऊपर इन्फ्लेशन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही होती है, किसी सेक्टर के ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही होती है। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की है, उसके अंदर मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट देखा है सेक्टर्स के ऊपर, मुख्तलिफ के ऊपर, बट उसके अंदर इन्फ्लेशन को मैंने एडप्ट नहीं किया। अभी जो नया टॉपिक आ गया उसके अंदर इन्फ्लेशन है, बट अभी उसके रिजल्ट्स वगैरह मैं अभी तक जनरलाइज नहीं हो सके, तो जब हुए तो दैन इंशाल्लाह आपको बताऊंगा उसके रिजल्ट्स में क्या आता है, तो क्या परफॉर्मेंस शो होती है। कुछ सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जैसे फूड सेक्टर है तो इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा भी हो जाएगी उससे फूड इंडस्ट्री को मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन के बढ़ने से अगर मैं सेक्टर्स में बात करूँ तो जो लग्जरी सेक्टर्स हैं डेफिनेटली उनकी जो सेल है वो कम होगी, क्योंकि उनकी चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो देन उनकी सेल डिक्रीज़ होगी। बट ये अभी अंडर एनालिसिस है, अभी तक मैंने इस पर एनालिसिस नहीं किया, तो इसलिए इसके बारे में 100% श्योरिटी बात नहीं कर सकता। इन्फ्लेशन बहुत साइड पे इम्पैक्ट करती है। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स। गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट को, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, जब 2018 के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था पाकिस्तान में वो अप्रोक्सीमेटली 6% के करीब था, 5.5-6 इस रेशो पे चल रहा था। देन 2018 के बाद न्यू गवर्नमेंट आई, हमारे पॉलिटिकल चेंजिंग आई। ठीक है, तो नई गवर्नमेंट आई, वही जो हमने भी पीछे भी पढ़ा कि ग्लोबली पॉलिटिकल जो फैक्टर है, तो पाकिस्तान में भी ये पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को राइज़ कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 13.25 13.50 तक गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट डबल हो गया। जब इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज़ करते हो तो उसके भी कई आपके इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा, जब इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ होगा तो देखो जो बिजनेसमैन है, जो मोस्टली आपका जो बिज़नेस सेक्टर होता है वो डेट भी लेगा होता है, बैंकों से कर्जा लेगा होता है। वो अपनी ज़्यादातर जो सेल्स परचेजेस के अंदर जो आपकी क्या वो फाइनेंसिंग यूज़ कर रहा होता है उसका एक अच्छा खासा पोर्शन वो बैंकों से कर्जे पे लेता है, डेट बेस होता है। अब उसका वो जो डेट बेस पोर्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, पहले वही वो जो था वो फ़र्ज़ करो 10% के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट पे लेगा था, ये 10 लाख उसने लिया, उसके ऊपर उसने 10% यानी कि 1 लाख उनको वापस करना है, यानी कि 10 के ऊपर 11 वापस करना है। तो अब वही अगर आपने 10 की बजाय 20% इंटरेस्ट रेट कर दिया तो अब उसने कितना वापस करना है, 10 के ऊपर उसने 2 लाख यानी कि उसने 12 लाख वापस करना है। तो अब ये जो 1 लाख मज़ीद उसने वापस करना है बैंकों को इंटरेस्ट की फॉर्म में, ये उसने कहाँ से अर्न करना है? डेफिनेटली बात है ये उसने जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में से अर्न करना है, मतलब वो अपनी प्राइसेस को राइज़ कर देगा।
यही है ना कि देखो, उसने अपना प्रॉफिट तो डिक्रीज़ नहीं करना, उसने तो कहीं ना कहीं से कमाना है, लॉस में तो नहीं जाना। वो क्या करेगा, कीमतों की प्राइसेस बढ़ा देगा। कीमतों की प्राइसेस बढ़ाएगा तो इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगी। ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, उसने अपना प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए जितनी पीछे से कॉस्ट इंक्रीज़ होगी वो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो डेफिनेटली बात है बिजनेसमैन का प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। बट जब प्राइसेस इंक्रीज़ होगी तो दूसरी साइड से डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड डिक्रीज़ होगी तो उसकी सेल्स कम होगी। सेल्स कम होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इस साइड पे भी असरअंदाज हो रहा होता है। दूसरी साइड पर जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, देखो अब वो जो आदमी जो बैंक से पहले वो सोचता था कि यार ये मैंने छोटा सा काम करना है, चलो बैंक से कर्जा लेके कर लेता हूँ। पहले वो सोचता था यार 10% वापस करना है, कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है, कर लूँगा। अब अगर उसी आदमी को 20% वापस करना पड़ता है तो वो सोचेगा कि यार 20% वापस करना है मैंने, तो मेरे लिए इंटरेस्ट ये ज़्यादा है, कहाँ पे 10 कहाँ पे 20, तो वो क्या सोचेगा। अब वो बैंक से कर्जा लेते वक्त एक बार सोचेगा, वो जल्दी बैंक से कर्जा नहीं लेगा। ठीक है। जब वो बैंक से जल्दी कर्जा नहीं लेगा तो इसका मतलब ये है कि मनी सप्लाई मुल्क में डिक्रीज़ हो जाएगी। हर आदमी ऐसे ही पैसे फजूल में बैंकों से नहीं लेगा। जब वो बैंकों से कर्जा नहीं लेगा तो वो प्रोजेक्ट, जैसे बैंकें आजकल लोन के ऊपर गाड़ियाँ दे देती हैं, मकान दे देती हैं, तो ये चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी। जब ये चीज़ें डिक्रीज़ हो जाएंगी तो लोग जो है वो अपनी जो फजूल के खर्चे हैं उनको डिक्रीज़ कर देंगे। लोग क्या कहेंगे कि यार अब ये जो है ये बैंकों से कर्जा लेना महंगा हो गया। अब सेम इसका एक और एस्पेक्ट, जब इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज़ करते हो, आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, आपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया, तो जो लोग बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं उनको बेनिफिट बढ़ जाएगा। पहले बैंक लेट अज्यूम उनको 10% प्रॉफिट दे गई थी, अगर वो 10 लाख जमा करवाते हैं तो बैंक कहती है 1 साल के बाद हम आपको 1 लाख इस पर प्रॉफिट देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बैंकों ने कहा ठीक है जी, अब 1 लाख की बजाय हम आपको 2 लाख देंगे। तो अब लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे यार बैंक में पैसे रखवाता हूँ, जब बैंक में पैसे रखवाऊँगा तो मुझे पहले बैंक 1 लाख साल का प्रॉफिट दे रही थी, अब वही उसी सेम पैसों पे मुझे 2 लाख प्रॉफिट मिल रहा है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों के अंदर रखवाना शुरू कर देंगे। जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंकों में रखवाना शुरू कर देंगे तो स्टॉक्स के अंदर या कंपनीज़ के अंदर या बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली बात है, बिज़नेस के अंदर या कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। लोग कंपनीज़ खोलने की बजाय, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की बजाय लोग बैंकों में पैसे रखवाने लग जाएंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। 2018 में आकर जब ये नेक्स्ट हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये किया कि जी ये जो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट था उसे बढ़ाकर 13% पे ले गए। 5% से 5 या 6% से उसे 13.25% तक ले गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, आप अगर उठा के देखो तो SECB के मुताबिक 2018 के अंदर कोई एक भी नई फर्म रजिस्टर नहीं हुई। मतलब सारे बिजनेसमैन ने क्या किया, पैसा उठा के बैंकों में रखा, वहाँ से इंटरेस्ट लिया, कमाया, आराम से घर बैठ के खाया। उनमें से किसी ने बिज़नेस खोलने को, बिज़नेस करने को तरजीह ही नहीं दी। नतीजा बिज़नेस पाकिस्तान में डिक्रीज़ हो गए। 2019 में भी यही हुआ। अब 2020 में हालांकि कोरोना था, मतलब पेंडेमिक आया, कोरोना आया, उसके साइड इफ़ेक्ट सब कुछ था, बट स्टिल गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ किया। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को 7% पे ले आई। अब जब वो 7% पे लेके आई, लोगों ने कहा यार बैंक में पैसे रखवा के सिर्फ 7% मिलना है तो छोड़ो, कोई भी बिज़नेस करते हैं। अब देखो, अब पीछे ये जो पिछले 2-3 माह है, या सॉरी मतलब 4-5 माह है, इनकी अगर आप SCCP की रिकॉर्डिंग्स उठा के देखो, जो उसके सर्कुलर्स हैं, तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड फर्म्स जनरेट हुई हैं, नई बहुत सी कंपनीज बनी हैं, नई बहुत से फर्म्स बनी हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हुआ। लोगों ने कहा यार बैंक में पैसे रखवा के क्या मिलना है, 7%, क्या फ़ायदा है, चलो कोई बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस आराम से 12-13% तो दे ही देते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करते हो तो बिज़नेस बढ़ते हैं। दूसरी साइड पे जब आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करते हो तो बिज़नेस कम होते हैं, बट उधर से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का ये इम्पैक्ट आता है। इस वजह से आपको इंटरेस्ट रेट भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट रेट है। मेरा एक पेपर है, उसके अंदर मैंने यही चेक किया कि इंटरेस्ट रेट का जो सरप्राइजेस होते हैं, लोग सो रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट ये होगा, लोगों की सोच के मुताबिक इंटरेस्ट रेट नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट
लोगों की सोच से हट कर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देती है, तो देन लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, देन उसकी वजह से स्टॉक्स की प्राइसेस पे क्या असर आता है। और फिर इसी काम को एक और पेपर में मैंने एक्सटेंड किया, उसके अंदर मैंने ये चेक किया कि जब ये इंटरेस्ट रेट सरप्राइजेज आते हैं तो वो इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों स्टॉक पर सेम आते हैं कि दोनों पे मुख्तलिफ होता है। या मतलब जो इस्लामिक बैंक्स हैं या जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उनके बारे में, तो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट भी आपकी परफॉर्मेंस पे ऊपर आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट की, और आपको इसको कंसीडर करना चाहिए। देन नेक्स्ट है बजट डेफिसिट्स। आपके मुल्क का जितना बजट डेफिसिट्स है वो भी इम्पेक्ट कर रहा होता है आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर। वैसे तो लिंटर के मुताबिक बजट डेफिसिट जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी कंट्री का बजट डेफिसिट होता ही नहीं है। वो ये कहता है कि इस साल जो बजट डेफिसिट था, कंपनी अगले साल उसे कंपनी बोल रहा हूँ, जो कंट्री है उसे ख़त्म कर देती है, देन अगले साल नई वो जी मतलब नोट छाप रही है, सब कुछ करके उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और अगले साल नई सिरे से दोबारा परफॉर्मेंस शुरू होती है। बट हम ग्लोबली इसे यही अज्यूम करते हैं कि नहीं यार, बजट डेफिसिट होता है और गवर्नमेंट्स को उसे पूरा करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो ये जो बजट डेफिसिट्स है इसके बारे में भी हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये जो बजट डेफिसिट होता है ये भी आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। आपको इसे भी कंसीडर करना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाएं। तो डोमेस्टिकली बजट डेफिसिट को भी देखना चाहिए आपको। अगर आपकी कंट्री का बजट डेफिसिट ज़्यादा है तो डेफिनेटली बात है परफॉर्मेंस नेगेटिव होगी, और अगर बजट डेफिसिट कम है तो इसका मतलब परफॉर्मेंस बेहतर होगी। देन है कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। कंज्यूमर सेंटीमेंट्स आपके पास कंज्यूमर सेंटीमेंट्स ये हैं कि जो लोग हैं, अगर जो किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। देखो 2018 के अंदर जब ये गवर्नमेंट आई, यकदम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, उसका नतीजा क्या हुआ, लोगों ने उसमें से पैसा निकाला, बैंकों में रख लिया, स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर गई। शुरू के कितने महीने स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत कम रही। देन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टॉक मार्केट को उठाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। फिर चाइना को कहा, चाइना ने मज़ीद इन्वेस्टमेंट की। रिसेंटली अगस्त के यूएस के IPO आए, उसके अंदर भी चाइना ने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की। किस लिए कि आपके जो दूसरे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी प्रॉफिट नज़र आए और वो भी इन्वेस्ट करने की तरफ आए। अब उन दिनों 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो वो जो स्टॉक एक्सचेंज डाउनफॉल हुई, क्यों हुई? क्योंकि उसके हम इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स थे कि यार ये नहीं बन रहा, इसमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, अब क्या फ़ायदा यार, बैंकों में रखवाओ ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में आके रिस्क भी लेना। बैंक में तो कोई इतना रिस्क का फैक्टर नहीं है ना, आपने बैंक में पैसे रखवाए, पता है उसके ऊपर प्रॉफिट आता है जाना है, तो रिस्क भी नहीं है। तो ये चीज़ें थी, ये जो सेंटीमेंट्स होते हैं ये भी असरअंदाज हो गए होते हैं कि लोगों के सेंटीमेंट हैं क्या, लोग क्या सोच रहे हैं। अब इन्वेस्टर ये सोच रहा था कि यार नहीं यार, इधर इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ही कोई नहीं। अब कंपनीज जितना मर्जी अच्छा उस टाइम पे परफॉर्म करें, लेकिन इन्वेस्टर उसके शेयर्स खरीदने की तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स के माइंड में ये कि यार मैं बैंक में रखवा के पैसे लूँ। तो इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स होते हैं वो भी अच्छे खासे असरअंदाज हो गए होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको ये देखना पड़ता है कि इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स क्या है, उस टाइम जो कंपनी है वो क्या सोच रही है, उस कंपनी के जो कंज्यूमर हैं वो क्या सोच रहे हैं, कंट्री लेवल पे क्या सोचा जाएगा, उस कंट्री के पीपल्स क्या सोचते हैं। रिसेंटली ये ख़त्म नबूवत का आया, तो ख़त्म नबूवत के इशू की वजह से फ्रांस के साथ हुआ, तो बहुत सी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो कंपनी है ये फ्रांस की है तो अब इसकी चीज़ें नहीं खरीदनी। कई लोगों ने उनकी चीज़ों का बाइकआउट किया। अब अगर देखा जाए, आपने फ़र्ज़ करो उस फ्रांस की कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की, अब ये कस्टमर कंज्यूमर सेंटीमेंट्स आ गए, उनकी वजह से क्या हुआ, उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो गई, उसकी सेल्स कम हो गई, तो अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है डेफिनेटली वो भी गिरेगी, वो भी लॉस में आपको चला जाना पड़ जाएगा। तो ये कंज्यूमर सेंटीमेंट्स भी मैटर कर रहे होते हैं, ये भी आपको देखना पड़ता है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट्स क्या है। ठीक है, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं हमारे, चलो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं जी अपनी कंट्री की चीज़ों को यूज़ करो। हम लोग तो ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ें अच्छी हैं, हम तो इम्पोर्टेड के पीछे भागते हैं। किसी को गिफ्ट भी देना है तो उसे बोलोगे जी ये इम्पोर्टेड है, तो वो एक उसे मतलब ज़्यादा ही खुशी हो रही होती है। वो भाई बहन बेगम किसी को भी आप देते हो तो वो एक रहता है कि अच्छा जी इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है। तो हम लोग तो इम्पोर्टेड को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर चाइना वगैरह की आप एग्जांपल देखें तो वो लोग तो इम्पोर्टेड को नहीं प्रेफर करते, वो लोग तो डोमेस्टिक को देख रहे होते हैं।
तो अब उन लोगों की सेंटिमेंट्स डोमेस्टिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो उसे ज़्यादा खरीदने की तरफ जाते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं अच्छा यार डोमेस्टिक है, ये पाकिस्तानी में गया या 2 नंबर ही होनी है, इम्पोर्टेड पे जाओ। तो ये जो आपके कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स हैं वो भी असरअंदाज हो गए होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स ये दूसरा है कि इंटरेस्ट रेट पीछे हमने वो जो कंट्री के देख लिया, अब उसके अंदर आगे था हमारा इंटरेस्ट रेट। आपका इंटरेस्ट रेट भी असरअंदाज होता है, पीछे ही मैं डिटेल के अंदर इसके बारे में काफ़ी बातचीत कर चुका हूँ। ठीक है, कुछ अब फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 1 सप्लाई ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स। जो बचत करने वाले होते हैं वो कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कितनी ज़्यादा फ़ंड की सप्लाई करते हैं। अगर फ़र्ज़ करो बैंकों के पास जो डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा है, लोग अंधाधुंध बैंकों के पास रखवाना शुरू कर दें पैसे, क्या बैंक ज़्यादा उसके ऊपर मुनाफा दे पाएगा? बैंक ने तो जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर मुनाफा देना है, जब बैंक ने आगे इन्वेस्ट करना है या लोगों को लेंड करना है, उधार के ऊपर पैसे देने। अगर उधार पर पैसे लेने वाले लोग कम हैं और बैंक के पास डिपॉजिट करवाने वाले ज़्यादा हैं तो क्या होगा? डेफिनेटली बात है बैंक जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट कम करेगी। बैंक कहेगी यार मेरे पास आ गई इतना पैसा, लोगों ने जमा करवा दिया, मज़ीद मैंने लेके उसे क्या करना है? नतीजा क्या होगा? बैंक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कम कर देगी, बैंक इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करेगी कि जी मैं ये नहीं देती, वो नहीं देती, इतना ये वो। ठीक है, तो जब सप्लाई और फंड्स सेवर्स की इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट पर असरअंदाज होती है। डिमांड फॉर फंड्स फ्रॉम बिजनेसेस, तब वही चीज़ जो अगली बात है रैंकिंग की कि भाई बिजनेसमैन को कितना चाहिए, बिजनेसमैनों को ज़्यादा चाहिए, बैंक से ज़्यादा लोग कर्जा लेने के लिए आ गए, लोन लेने के लिए आ गए, बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। बैंक के पास लोन लेने के लिए लोग कम है, कोई आ ही नहीं रहा, तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। ठीक है, 2008 के अंदर यूएसए में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, रियल एस्टेट की वजह से सबसे बड़ा वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी अच्छा खासा आया था, और इवन कहा जाता है कि ग्लोबली बड़ा एक हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस था उसकी वजह से आया। तो वो क्या था, उसमें यही बात हुई थी कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते रियल एस्टेट सेक्टर इतना नीचे चला गया कि इंटरेस्ट रेट ही ज़ीरो तक पहुँच गया तकरीबन। अब इंटरेस्ट रेट था ही कुछ नहीं कि बैंकें कह रही थी यार कोई तो ले, कोई तो ले, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा था। क्यों? वो कहते थे यार ये फ़ायदा ही कोई नहीं। तो ये भी एक आपका बड़ा हैवी फैक्टर होता है जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। देन है जी गवर्नमेंट्स नेट सप्लाई एंड और डिमांड फॉर फंड्स। गवर्नमेंट सप्लाई कितना कर रही है और फंड्स की डिमांड कितनी कर रही है। आपकी जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, जैसे आपके पाकिस्तान में बैंक अल-फलाह है, आपकी एमसीबी बैंक है, दुबई इस्लामिक, मिज़ान बैंक, बैंक अल हबीब, एचबीएल, ये जो सारी की सारी ये डोमेस्टिक बैंक्स हैं, ये डोमेस्टिक बैंक से गवर्नमेंट कर्जा लेती है। रिसेंटली मतलब ये इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक थोड़ा सा हैवी एक किया गया कि जी देखो जी हम बाहर से कर्जा नहीं ले रहे, बाहर से कर्जा नहीं ले रहे, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि हम डोमेस्टिकली कितना कर्जा ले रहे हैं। बहुत हैवी अमाउंट जो है वो लोकल पाकिस्तान की बैंकों से कर्जा लिया गया। जब आप बैंकों से कर्जा लोगे, लोकल बैंकों से, जब गवर्नमेंट ज़्यादा डिमांड करेगी या गवर्नमेंट उनको सप्लाई बढ़ा देगी तो दोनों चीज़ें ही असरअंदाज होंगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जब गवर्नमेंट ज़्यादा डिमांड करेगी तो वो जो डोमेस्टिक बैंकें हैं वो अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट को उधार पर दे देंगी। जब गवर्नमेंट को उधार पर देगी तो उनके पास आम बिजनेसमैन को देने के लिए कम पैसे बचेंगे। जब बिजनेसमैन को देने के लिए कम पैसे बचेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली बात है वो बिजनेसमैन को फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे देंगे। ठीक है, वो हाई इंटरेस्ट रेट उस बिजनेसमैन से चार्ज करेंगे। तो आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर गवर्नमेंट की डिमांड भी असरअंदाज हो गई होती है कि गवर्नमेंट लोकल बैंकों से कितना ले गई है। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का रिसर्चर्स तो यही कहते हैं कि आप फॉरेन से जो लेते हो उससे कई गुना ज़्यादा नुकसानदेह आपका लोकल जो डेट है वो है। गवर्नमेंट अगर लोकली लेती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, और आप सबके सामने ये रिसेंटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितनी हाई हुई है, कितनी ज़्यादा ऊपर गई है, उसकी एक बहुत हैवी और बड़ी वजह यही थी जो गवर्नमेंट ने लोकल बैंकों से ज़्यादा डेट लिया, फॉरेन से नहीं लिया। ओके जी, नेक्स्ट क्या जी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आपका मुल्क की इन्फ्लेशन कितनी है वो भी आपके इंटरेस्ट रेट पे असरअंदाज होता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ।
जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, महंगाई ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देती है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करने के लिए हमारे पास एक जो पैमाइश है, एक जो स्केल है, वो आपके पास इंटरेस्ट रेट है। कि इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करो, उससे हम चेंज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट की दो टाइप्स की पॉलिसी होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाईज को चेंज किया जा रहा होता है, और फिस्कल पॉलिसी में रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदला जा रहा होता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, मुल्क में। तो ये पॉलिसीज, ओके जी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिटर्मिन कैसे कर रहे होते हो, किस तरीके से आप रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटर्मिन कर रहे होते हो। यहाँ पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की गई, बल्कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात इस वजह से की गई है क्योंकि आपका जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात इसलिए की गई है क्योंकि इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट किया। आपको पता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये हम पीछे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन की यहाँ पे बात की गई है आपके सामने कि देखो जहाँ पर आपका एक साइड पे लिया गया है इक्विलिब्रियम रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी साइड पे इक्विलिब्रियम फंड्स रेंट है, कितने आप फंड्स हैं, मतलब एक साइड पे फंड्स को लिया गया, दूसरी साइड पे इंटरेस्ट रेट को लिया गया, और उनको दिखाया गया आपके सामने कि वो एक सप्लाई कर्व है, ठीक है, दो डिमांड्स कर्व दी गई हैं, ठीक है। अब जहाँ पे वो सप्लाई कर्व डिमांड कर्व्स को कट कर रही है, वो जो पहले को उसे पॉइंट है ई, उस पॉइंट के ऊपर आपका इक्विलिब्रियम है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, रियल फंड्स का जो आपने उधार पर दिए हुए, दोनों इक्विलिब्रियम लेवल पे हैं। बट आपकी डिमांड फर्ज करो इंक्रीज़ होती है, आपकी डिमांड पहली कर्व से दूसरी कर्व की तरफ मूव करती है, तो देन आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ई से ई डैश की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप ई डैश पे देखो तो ई डैश के ऊपर जो आपका इक्विलिब्रियम आएगा उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है और दूसरी साइड पे फंड्स भी ज़्यादा है। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से आप उधर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे और दूसरी साइड से लोगों को फंड्स भी ज़्यादा देने शुरू कर दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, ठीक। तो यही यहाँ पर शो अप कराया गया। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स। आपके यही जो डिमांड एंड सप्लाई की बात की गई है तो इसके भी शॉक्स आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के शॉक्स जो होते हैं वो भी आपकी किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी की रिटर्न के ऊपर असरअंदाज हो गए होते हैं। नंबर वन है डिमांड शॉक्स। अगर डिमांड में कोई अच्छा खासा झटका आए, डिमांड को फ़र्क पड़े, तो डेफिनेटली बात है बिज़नेस की जब डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की तो सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स कम होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा, प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंपनी की रिटर्न भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो देन उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्कस किया जा रहा है डिमांड शॉक्स। डिमांड में एन इवेंट दैट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी ऐसा इवेंट जो डिमांड पर असरअंदाज होता है गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो फिज़िकली आपके सामने हो, सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जो फिज़िकली ना हो बल्कि खिदमात जिसे हम उर्दू में बोल देते हैं उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं, उन्हें हम सर्विसेज कह देते हैं, ठीक है जी। गुड्स अशिया और सर्विसेज खिदमात, ठीक है, जैसे टीचर्स वगैरह, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये जो फराहम करते हैं उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे आप किसी शॉप से जाके जो चीज़ें परचेज करते हैं उन्हें हम गुड्स कहते हैं, ओके जी। नंबर वन रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी। फॉर एग्जांपल अब सिंपल सा आपके पास सबसे बड़ा जो एक तो इनकम टैक्स हो गया ना, चलो मैं उसे भी इनकम टैक्स को साइड पे करता हूँ, मैं अभी सेल टैक्स की बात करता हूँ। सेल टैक्स है, सेल टैक्स क्या होता है, जितनी चीज़ें बिकी उसके ऊपर टैक्स, ठीक है। अब जितनी चीज़ें बिकी उसके ऊपर आप टैक्स की बात कर रहे हो। अगर फ़र्ज़ करो गवर्नमेंट ने कहा जी मैं टैक्स लूँगी, जैसे अभी इस टाइम पाकिस्तान में 17% चल रहा है, गवर्नमेंट ने कहा जी मैं 20% टैक्स लेती हूँ, ठीक है। तो 100 रुपये वाली चीज़ आपकी 120 में हो गई, ओके हो गया जी, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं 20 की बजाय जो सेल टैक्स है वो कम करके 10 रुपये कर देती हूँ, तो अब क्या होगा, 120 की बजाय 110 पर आ जाएगा। जब 120 की बजाय आपका 110 के ऊपर आ गया तो
अब क्या होगा, अब आपके पास वो चीज़ सस्ती हो गई, जब चीज़ सस्ती हो गई तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, तो रिडक्शन इन टैक्स रेट से जब टैक्स रेट कम होंगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी, सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़, प्रॉफिट इंक्रीज़ तो रिटर्न इंक्रीज़। ठीक है, तो रिडक्शन इन जो टैक्सेस है वो आपकी डिमांड को पुल करने में, डिमांड बढ़ाने में मददगार होते हैं। और सेम अगर इसे इन्वेस्ट कर दो कि जी रिडक्शन की बजाय इंक्रीज़ कर दो इन टैक्स रेट, तो ऑटोमेटिक डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब टैक्सेस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है। देन दूसरी साइड पे जाते हैं जी इंक्रीजेज, अच्छा जो इसके टैक्स, ये तो सेल्स टैक्स की बात ही, हम इनकम टैक्स को भी डिस्कस कर देते हैं। अगर मैं इनकम टैक्सेस की बात करूँ, एक आदमी की इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, अब इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो आफ्टर टैक्स जो उसके पास पैसे हैं कंज्यूम करने के लिए वो कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, डिमांड्स कम कर देगा, कम चीज़ें खरीदेगा। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट ये करती है कि टैक्स रेट डिक्रीज़ कर देती है, इनकम टैक्स रेट को। गवर्नमेंट ने कम टैक्स लिया, गवर्नमेंट ने कम इनकम टैक्स काटा, तो उस आदमी के पास जो आफ्टर टैक्स जो कंज्यूम करने के लिए पैसे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। देन सेकंड है जी इंक्रीजेज इन द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, जब किसी भी मुल्क के अंदर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है, पैसा बढ़ जाएगा तो वो डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, और यही इसको उल्टा कर लो कि जब मनी सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग डिमांड कम कर देंगे। इंक्रीजेज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करती है तो गवर्नमेंट जब अपने खर्चे कम करती है तो डेफिनेटली बात है गवर्नमेंट लोकल बैंकों से कर्जा लेना भी कम कर देगी। गवर्नमेंट जब खर्चा लेना कम कर देगी, या अगर चलो मैं डेट की बात को छोड़ता हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सिंपल बात करता हूँ, तो जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करेगी तो उसकी वजह से क्या गवर्नमेंट की जो डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं वो भी कम नहीं हो जाएंगी। गवर्नमेंट भी तो एक अच्छी खासी डिमांड ले रही होती है ना, जब गवर्नमेंट की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा, कंपनीज की सेल्स कम होगी। नेक्स्ट है जी इंक्रीजेज इन फॉरेन एक्सपोर्ट डिमांड। मुल्क से बाहर जो चीज़ें आप बेच रहे हो, फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हो, जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर बाहर वालों की, जैसे मैंने अभी कुछ पीछे हमने बात की कि जब आपकी एक्सचेंज रेट के अंदर, जब आपकी एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ होता है, आपके एक्सचेंज रेट पे फ़र्क आता है, एक्सचेंज रेट पर जब फ़र्क आएगा, एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज़ होगा या एक्सचेंज रेट डिक्रीज़ होगा। या जैसे पाकिस्तान में था, एक्सचेंज रेट का फ़र्क आया, डॉलर जो था वो 100 से 170 पे चला गया। जब 100 से 170 में चला गया तो पाकिस्तानी चीज़ें बाहर के अमेरिकन के लिए सस्ती हो गई। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर दी। जब उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी तो इसका मतलब फ़ॉरेन एक्सपोर्ट की जो आपकी डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई। तो जब बाहर चीज़ें महंगी ज़्यादा बिकने लग गई तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें थी उनकी तादाद, उनकी क्वांटिटी, उनकी सप्लाई वो कम हो गई। जब सप्लाई कम हो गई, उनकी मिकदार कम हो गई, दूसरी साइड पे डिमांड तो उतनी थी जितने पहले पाकिस्तानियों की थी, तो नतीजा सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। प्राइसेस इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से डिमांड कम हो के सप्लाई के इक्वल आ गई। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का तो एक अपना रिलेशन है ना, उन्होंने तो इक्विलिब्रियम पे जाना ही जाना है। प्राइसेस को एडजस्ट करके आप डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम पे आ जाती, तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई रोकड़ी, जिसकी वजह से रोकड़ी भी आप देख लो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ गई, चीज़ें महंगी हो गई। ठीक है, तो वो जो अक्सर लोग कहते थे कि भाई डॉलर महंगा हो गया तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ा, तो भाई फ़र्क तो हर किसी को पड़ता है, हर चीज़ पे पड़ता है। ठीक है जी, ओके जी। देन डिमांड के बाद नेक्स्ट क्या जी हमारे पास सप्लाई। सप्लाई शॉक्स, सप्लाई के शॉक्स कैसे आते हैं। नंबर 1, एन इवेंट दैट इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कॉस्ट। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करें प्रोडक्शन कैपेसिटी और कॉस्ट के ऊपर, जो प्रोडक्शन आप करते हैं उसके ऊपर, या जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसके ऊपर असरअंदाज हो, उसे हम सप्लाई शॉक्स कहते हैं। उसके अंदर नंबर 1 है चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल। बाहर से आपने जो तेल ख़रीदा, पाकिस्तान, तो जैसे मैं सिंपल सी पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान तो अच्छा खासा बाहर से ऑयल ख़रीदता है, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन तो काफ़ी कम है ऑयल की।
अब बाहर अगर तेल की कीमत ज़्यादा होती है तो आपको महंगा तेल मिलता है, इंडस्ट्री में तेल यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में तेल यूज़ होता है, हर चीज़ में ही तकरीबन तेल यूज़ होता है। तो जब ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा होगा, तो उसकी वजह से अब देखो, मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं इस्लामाबाद से फैसलाबाद मूव करता था तो 1100 1200 इतना कैबो का टिकट था। जब प्राइसेस नीचे आई हैं तो 600 700 के ऊपर टिकट आ गया। अब मेरे लिए, मैं मतलब अगर फैसलाबाद के पहले जिन पैसों के अंदर 2 चक्कर लगा सकता था, अब उन पैसों के अंदर मेरे से 4 चक्कर लग जाते हैं किराए कम होने की वजह से, पेट्रोल की प्राइसेस कम होने की वजह से। तो मुझे बेनिफिट है ना, तो मैं ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर दूंगा। अगर मैं फैसलाबाद से कोई चीज़ उठा कर इस्लामाबाद ला के बेचता हूँ, या इस्लामाबाद से कोई चीज़ लेकर फैसलाबाद जाके बेचता हूँ, अब जब ऑयल प्राइसेस कम होंगी, किराया कम हो जाएगा, तो उस चीज़ के ऊपर भी तो कॉस्ट कम हो गई ना। जब ऑयल प्राइसेस कम होने से उस चीज़ के ऊपर किराया कम हुआ, कैरेज कॉस्ट कम हुई, उस चीज़ की कॉस्ट कम हो गई, तो अब मैं उसे सस्ता बेच सकूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए प्रॉफिट ज़्यादा भी है, चांसेस है प्रॉफिट की, मेरी रेशो दरमियान में ज़्यादा है, प्रॉफिट गैप ज़्यादा है। तो ऑयल प्राइसेस जो है वो भी आपकी उसके ऊपर असरअंदाज हो गई होती। देन फ्रीजेज है, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, चेंजेस इन द वेज रेट है। अच्छा, फ्रीजेज, फ्लड, ड्रॉट्स, आपको पता है कह सारी आ जाए, सैलाब आ जाए, कुछ भी ऐसा कोई भी इवेंट आ जाए, उसकी वजह से क्या होता है, बर्फ़बारी हो गई, चीज़ें जम गई, तो वो भी आपकी सप्लाई के ऊपर असरअंदाज हो गई होती हैं। सर्दियाँ हैं, आजकल इधर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ रही है, तो अब ये जो कोयटा वाली साइड से या पहाड़ों वाली साइड से जो आपके मोस्टली जो फल वगैरह आते थे, उनकी आनी, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। जब उनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। शराब आ गया, कुछ भी ऐसा, तो ज़ाहिर बात है कि ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती। चेंजेस इन द वेज रेट, जब गवर्नमेंट वेजेस रेट को बढ़ा दे या कम कर दे तो उसकी वजह से फ़र्क आता है। गवर्नमेंट ने वेजेस रेट, तनख्वाह बढ़ा दी, अब जब तनख्वाह बढ़ा दी, बिजनेसमैन ने वो तनख्वाह किधर से देनी है? उसने वो जो चीज़ बेच रहा है उसके प्रॉफिट में से ही देनी है ना। तो मतलब ये है कि जब उसने ज़्यादा देनी है तो इसका मतलब उसको उस चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हो गई। जब कॉस्ट ज़्यादा हो गई, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, तो डेफिनेटली बात है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होने से चीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। तो अब बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन प्राइसेस बढ़ाएगा, क्योंकि उसने तो अपना प्रॉफिट निकालना है, प्राइसेस बढ़ाएगा, महंगाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है रिफाइनमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तरफ हम जाते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से असरअंदाज हो गई होती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट की ज़्यादातर दो बेसिक यही पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल, मॉनेटरी, ठीक है। एक तीसरी भी होती है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग एक्शंस। गवर्नमेंट क्या करती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर कि अपनी स्पेंडिंग को फ़र्क डालती है, उनको चेंज करती है, कम ज़्यादा करती है, और टैक्स पॉलिसी को बदलती है। उसके अंदर एक डायरेक्ट पॉलिसी आ जाती है और एक स्लोली इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी डायरेक्ट पॉलिसी लेकर आती है, कुछ इफ़ेक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के और टैक्सिंग एक्शन के, वो बिल्कुल डायरेक्ट कुछ चीज़ों पे हो रहे होते हैं। सेल टैक्स बदल दिया, सेल टैक्स कम ज़्यादा करने से डायरेक्ट एक्शन आएगा, डायरेक्ट आपकी चीज़ सस्ती या महंगी हो जाएंगी। गवर्नमेंट देखती है कि यार इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी, चीज़ें ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है यार इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को कम करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, सीधा जी चीज़ों पे टैक्सेस ज़्यादा लगा देती है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो ये डायरेक्ट पॉलिसीज़ आ गई। कुछ स्लोली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ आ जाती हैं। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स बदलोगे उसका इफेक्ट थोड़ा सा लेट आएगा। अब क्या करोगे कि जी कुछ एक्शंस ले लोगे, कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, कुछ पाबंदियाँ लगा दोगे। ये स्लोली इम्प्लीमेंटेड इम्पैक्ट होते हैं कि जिनका इफेक्ट आस्ता आस्ता आता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी, ओके जी। मॉनेटरी पॉलिसी में है मैनिपुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट जो है वो पैसे को बदलती है, और उसके ज़रिए गवर्नमेंट पैसों को बदल कर, गवर्नमेंट जो है पैसों के ज़रिए, गवर्नमेंट जो है वो
इम्प्लीमेंट कर रही होती है, चीज़ों को बदल रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपके मुल्क की इन्फ्लेशन के ऊपर, आपके मुल्क की दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। उसके अंदर नंबर 1 है जी इनिशियल एंड फीडबैक इफ़ेक्ट्स। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई काम करती है और उसका फिर फीडबैक देखती है और उसकी बेस के ऊपर काम करती जाती। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के कौन कौन से टूल्स हैं? नंबर 1 ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं। गवर्नमेंट कुछ काम ओपन मार्केट में करती है, जैसे फेडरल फंड्स रेट है, गवर्नमेंट क्या करती है ओपन मार्केट में जाकर अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर देती है, डेट इशूज़ कर देती है, ओपन मार्केट से पैसा ले लेती है, ओपन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये कुछ मॉनेटरी टूल्स होते हैं। 2018 के अंदर इस गवर्नमेंट ने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, वो क्या था, ओपन मार्केट ऑपरेशन था, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गए। 2015 या 16 के अंदर पाकिस्तान ने ओपन मार्केट्स में यूरो बॉन्ड इशू किए यूरोप में जाकर, वो एक ओपन मार्केट ऑपरेशन था, ठीक है, जिसके ज़रिए आपने पैसा इकट्ठा किया, गवर्नमेंट ने अपने पास पैसा लिया। पिछले कुछ अरसे में ये गवर्नमेंट ने ये 2019 में ही आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 40,000 के जो प्राइस बॉन्ड थे उनको बंद किया, उनको फिक्स के ऊपर लेकर गए। तो जिन लोगों के पास 40,000 के प्राइस बॉन्ड थे उन्होंने गवर्नमेंट को दिए और बदले में गवर्नमेंट से पैसा ले लिया। ये मनी सप्लाई की एक्सपेंशन थी, ठीक है, मनी सप्लाई यानी कि एक्सपेंड किया, आपने डेट जो था उसे डिक्रीज़ किया और जो कुछ डेट था उसे फिक्स के ऊपर लेके गए, फिक्स परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। तो ये सारे के सारे आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देन दूसरा डिस्काउंट रेट, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट ने डिस्काउंट रेट को बदला, ठीक है, डिस्काउंट रेट को कम ज़्यादा करना। अब गवर्नमेंट ने देखा अच्छा जी नई कंपनीज नहीं बन गई, बिज़नेस नहीं बन गई, तो 13% से उठा के 7% पे गवर्नमेंट ले आई कि यार बिज़नेस एक्सपेंड हो। वरना गवर्नमेंट को नज़र आ रहा था कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमारी गवर्नमेंट तो चली जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आए ताकि मुल्क की सूरत हाल कुछ बेहतर हो। और आपके सामने कुछ हद तक फ़र्क आ रहा है, बेहतरी की तरफ शुरू हो गया। देन है रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स, जो बैंकों को आप कहते हैं कि जी आपने इतना रिज़र्व रखना है, आपने इतने पैसे का 10 लाख लोगों ने आपके पास डिपॉजिट करवाया तो आप उसमें से सिर्फ 8 लाख ही लोगों को आगे कर्जे के तौर पर दे सकते। आपने कहा कि यार ये तो लोगों के पास आगे पैसा कम है, महंगाई हो गई, तो चलो ऐसा करो जी, आपने उसको 2 लाख जो रिज़र्व था उसकी बजाय 1 लाख रिज़र्व कर दिया कि जी अगर 10 लाख डिपॉजिट आया तो आप 9 लाख दे सकते हो। अब ये रिज़र्व रेशो आपने बदली, जब रिज़र्व रेशो बदलोगे तो उसकी वजह से भी मनी सप्लाई के ऊपर फ़र्क आ जाएगा, ठीक है जी। देन है सप्लाई साइड, ये तंग करने लग गया है, उधर ही फंस गया। ओके जी, नेक्स्ट है जी सप्लाई साइड पॉलिसीज़। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ क्या है जी? सप्लाई साइड की तरफ आप देखते हो कि कुछ गवर्नमेंट सप्लाईज़ के अंदर भी इफेक्ट डालती है। ये भी एक टूल है जो रिसेंटली जो है पूरा, पहले तो मनी और फिजिकल पॉलिसी ही हम देखते थे, रिसेंटली सप्लाई साइड पॉलिसीज़ भी आ गई हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या करती है कि सप्लाई साइड इज फोकस ऑन द इंसेंटिव्स एंड मार्जिनल टैक्स रेट। जो मार्जिनल टैक्स रेट है और जो जो इंसेंटिव्स आप देते हो सप्लाई के ऊपर, आप उन पे फोकस करते हो। रोलिंग टैक्स रेट, अगर आप टैक्स रेट को कम करते हो तो एलिसिट मोर इन्वेस्टमेंट, तो ज़ाहिर सी बात है जितना टैक्स रेट कम होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इम्प्रूव इंसेंटिव्स टू वर्क, उतने ज़्यादा आप अगर फ़र्ज़ करो लोगों को इंसेंटिव्स देते हो काम करने वालों को, ठीक है जी। आपने कहा कि जी ये वाला सेक्टर है, जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा जी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर हम जी कर्जा जो कम कास्ट के ऊपर देंगे, ठीक है जी। गरीबों को, किसानों को लो मार्जिन के ऊपर हम इंटरेस्ट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम कर्जा देंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये इंसेंटिव्स हैं। अब आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए, देखो मुल्क में दोबारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर को उठ रही है, रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा डेवलप हो रहा है, लोग उसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं, और तो मुल्क में डीएचए पे डीएचए बन गए हैं। तो ये सारे का सारा इंसेंटिव्स है। जब आप किसी एक साइड को इंसेंटिव्स देते हो तो वो साइड ऊपर को उठने लग जाती है। अब ज़ाहिर बात है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका प्रॉफिट राइज पर है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखते हो सरिया यूज़ होता है, ठीक है, स्टील आपकी जो इंडस्ट्री है वो आप देखो तो उसका प्रॉफिट राइज के ऊपर जा रहा है, उनकी प्रोडक्शन बहुत स्पीड पे जा रही है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी असरअंदाज हो गई होती है।
देन है जी बिजनेस साइकिल्स। अब ये बिजनेस के बारे में हम बात थोड़ी सी करने लगे, वो कंट्री लेवल को देख लिया, अब थोड़ा सा मैं बिजनेस लेवल पे आया हूँ। यहाँ पर बिजनेस की हल्की सी बात करूँगा, फिर आगे जाकर दोबारा डिटेल में बिजनेस के बारे में बात होगी। ठीक है जी। तो बिजनेस साइकिल्स आपने पहले डिस्कस भी किया होगा, आपने ये पहले पढ़े हुए हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है जी। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल आपके पास वो साइकिल जिसके तहत हम बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं, हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। एक जनरल सा फिनोमिना कहा गया था कि जी बिज़नेस हमेशा सेम पोजीशन पर नहीं रहता। कोई भी बिज़नेस एक ही पोजीशन पे नहीं रहता, कभी कोई बिज़नेस ऊपर को जाएगा तो कभी नीचे को भी जाएगा। बिज़नेस जो है वो ऊपर नीचे की पोजीशन यूज़ करता रहता है। ठीक है जी। तो रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ रिसेशन एंड रिकवरी बिजनेस साइकिल्स, रिसेशन होगी उससे रिकवरी होगी, फिर रिकवरी से पीक और थ्रो फैक्टर्स आएंगे। आपने इसे पीक को प्रॉस्पेरिटी या बूम भी पढ़ा हुआ होगा अपनी बुक्स में, और ट्रफ को आपने डिप्रेशन भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो ये नाम है, आप वो नाम यूज़ करो, ये नाम यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस साइकिल के नेम है। ठीक है जी। तो होता ये कि बिज़नेस का एक साइकिल होता है। आपने कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपने उस टाइम ये भी देखना है कि इस बिज़नेस का इस टाइम कौन सा साइकिल चल रहा है। क्या ये बिज़नेस रिकवरी फेज़ पे है, क्या ये बिज़नेस रिसेशन फेज़ पे है, क्या ये बिज़नेस पीक पर है या ट्रफ पर है। ठीक है। आपने इस चीज़ को एनालाइज करना है, देन इन्वेस्ट करना है। आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये जो बिज़नेस है ये रिकवरी फेज़ की तरफ जा रहा है। रिकवरी का मतलब ये है कि ये जो बिज़नेस है ये प्रॉफिट अर्न करेगा, इस बिज़नेस को प्रॉफिट होगा। ठीक है। ये बिज़नेस ऊपर की तरफ जा रहा है, इस बिज़नेस को करने का बेनिफिट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बिज़नेस को इसकी तरफ जाऊँगा, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार आज अगर मैं इस बिज़नेस में जा रहा हूँ तो ये बिज़नेस जो है ये कल को मज़ीद ऊपर जाएगा। आज अगर मैंने इसका शेयर ख़रीदा है 15 रुपये का, तो ये अभी रिकवरी फेज़ में ये मज़ीद ऊपर को जाएगा, कल को ये 18-20 तक जाएगा, मुझे बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी साइड पे रिसेशन फेज़, मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये जो इंडस्ट्री है ये रिसेशन की तरफ जा रही है। रिसेशन होगा मतलब ये कि आज अगर ये 10 रुपये का है तो कल को भी इसने और डिक्रीज़ होना है, इसने 7-8 पे जाना है। तो जब इसने 7-8 पे जाना है तो क्या मुझे इस बिज़नेस के इन शेयर्स ख़रीदने चाहिए? नहीं। आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप रिकवरी फेज़ के अंदर होते हो या पी के ऊपर होते हो। पी के ऊपर है बिज़नेस, भी कोई आपको पता है टॉप पर आ चुका है, अब ये इससे ऊपर नहीं जाना, थोड़ा बहुत ही फ़र्क आएगा। ठीक है। लेकिन चलो पीक पे अभी लॉस की तरफ नहीं जा रहा तो आप उसके खरीद सकते हो। दूसरी साइड पर टॉप है डिप्रेशन, जिसे आप बोलते हो, डिप्रेशन पे अभी कोई लो पे गया हुआ है। अब आपने ये देखना है कि जैसे ही इस डिप्रेशन से रिकवरी फेज स्टार्ट हो आप उसमें शामिल हो जाओ। आप उसमें शामिल हो जाओगे, रिकवरी होती जाएगी, ये ऊपर पीक की तरफ जाता जाएगा और आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता जाएगा। तो आपने बिजनेस साइकिल को भी कंसीडर करना है कि कौन सा इस टाइम बिजनेस का साइकिल चल रहा है, उसको एनालाइज करके उस बेस पे आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक। देन इंडस्ट्री रिलेशनशिप टू बिजनेस साइकिल्स, ये जो बिजनेस साइकिल्स है उसका इंडस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको भी ज़रा देखना है। साइक्लिकल रिलेशनशिप है या डिफेंसिव रिलेशनशिप है। साइक्लिकल रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक साइकिल चल रहा होता है, एक सर्कल की तरह होता है कि यार ये प्रॉस्पेरिटी से बूम, बूम से नीचे जाएगा रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम। तो ये सारे के सारे फेसेस एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे। ठीक है। अब ये होता है साइक्लिकल रिलेशनशिप। दूसरा है डिफेंसिव रिलेशनशिप। डिफेंसिव में क्या होता है कि कंपनी एक पोजीशन पे रहती है, कंपनी कुछ ज़्यादा रिस्की शॉट खेलती ही नहीं है, वो डिफेंसिव फेस पे रहते हुए एक जगह पे स्टेबल रहती है। मतलब फर्स्ट करो अगर रिसेशन है तो वो रिसेशन पे टिकी हुई है, रिकवरी की तरफ आ ही नहीं गई। अगर बूम है तो वो बूम पे ही खड़ी है, वो रिसेशन या रिकवरी किसी भी और साइड को मूव ही नहीं कर रही। ठीक है। तो ये होता है डिफेंसिव कि कंपनी जहाँ पर खड़ी है वहीं पे खड़ी है, तो आपने ये भी एनालिसिस करना है। आप बिजनेस साइकिल के बारे में आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम मज़ीद अभी आगे कुछ स्लाइड के बाद में डिटेल में दोबारा बताऊंगा। अभी तो ये इंडस्ट्री बेस्ड था ना बिजनेस साइकिल, आगे जाके इसे कंपनी बेस्ड जब बिजनेस साइकिल आएगा तो वहाँ पे इसे डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है जी।
ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर है जी लीडिंग इंडिकेटर्स टेंड टू राइज एंड फॉल इन एडवांस ऑफ द इकोनॉमी। कुछ इकोनॉमी के हिसाब से आपके इंडिकेटर्स होते हैं जो राइज एंड फॉल की तरफ जाते हैं और आपके जो सोसाइटी या जो इकोनॉमिक होती है उसे इकोनॉमी को उठाने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरेज वीकली आवर्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स के, एक वर्कर्स ने कितना हफ्ते के अंदर काम करना है। हमारे तो पाकिस्तान में खैर ऐसा कुछ नहीं है, बट यूरोपियन के अंदर या अमेरिकन के अंदर वो 40 आवर्स का कल्चर चलता है कि जी हफ्ते में 40 घंटे काम करना है, हफ्ते में 36 घंटे काम करना है, 50 घंटे काम करना है। तो वो होते हैं कि वीक में आपने इतने घंटे ही काम करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपकी असरअंदाज हो गई होती हैं। स्टॉक प्राइसेस हैं, इनिशियल क्लेम्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट हैं, मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर्स हैं, किसी कंपनी के पास नए ऑर्डर्स कितने आ गए हैं। आपको पता है कि यार इस कंपनी को नया ऑर्डर मिला तो आप फौरी तौर पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की तरफ चले जाते हो कि यार अब इसको न्यू ऑर्डर्स मिले हैं, इसका मतलब इसकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, सेल्स इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, तो रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की तरफ चले जाते हो। ये कुछ इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है जी। इसी की लीडिंग इंडिकेटर्स के अलावा दूसरे हमारे पास होते हैं जी कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स में क्या होता है जी, इंडिकेटर्स क्या टेंड टू चेंज डायरेक्टली विद द इकोनॉमी। जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती है ये भी उसके साथ साथ ही चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स है। जितनी इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी मगर की उतनी आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, मतलब जैसे जैसे इकानमी चेंज हो रही है वैसे वैसे ये बदल हैं। देन है जी लैगिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स टेंड टू फॉलो द लैग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के, पिछले साल कितनी परफॉर्मेंस थी उसके साथ इस साल लिंक किया है कि जी पुरानी के साथ ये लिंक होते हैं कि अगर पिछले साल परफॉर्मेंस ज़्यादा थी तो इस बार भी ज़्यादा होगी। मतलब हम ये कहते हैं कि जो कंपनी पास्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करती आई है इतने सालों से, वो यार अगले साल भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। इसकी एग्जांपल्स में रेशोज़ ऑफ ट्रेड इन्वेंट्रीज टू सेल्स है, ठीक है। ट्रेड आप रेशो ले लो अगर इन्वेंट्रीज टू सेल्स की, और रेशो ऑफ कंज्यूमर इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग टू पर्सनल इनकम के, जितनी पर्सनल इनकम बढ़ती है उतनी ज़्यादा वो इंस्टॉलमेंट जो है वो देते हैं, जितनी पर्सनल इनकम कम होती है उतनी ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भी डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स आपके थे। देन इंडस्ट्री एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। इंडस्ट्री बेस की बात करें तो परफॉर्मेंस कैन वेरी वाइडली अक्रॉस इंडस्ट्री। हमें पता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होती है। किसी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस तेज़ होती है, किसी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कम होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस इस टाइम तेज़ जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव्स दिया, तो जो इंडस्ट्री है उसकी बेस पे परफॉर्मेंस आपकी डिफरेंस होती है। आगे रिटर्न ऑन इक्विटी ROE कैन रेंज फ्रॉम 10.6% फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टू 29.2% फॉर ट्रेड सिगरेट इंडस्ट्री। ये एक बताया गया है कि अगर हम देखो रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं जज करूं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर वो 10.6% है और जो आपकी सिगरेट इंडस्ट्री है उसका 29.2% है। ये आज की बात नहीं होगी, ठीक है, ये पुराना रिजल्ट्स हैं उनकी बात की गई है, ये यहाँ पे दिखाया गया है आपके सामने, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2007-6 की बात है, उसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई गई है। ये USA का है, ठीक है। पाकिस्तान का मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है तो उसका भी मैं एनालिसिस करके ये इंशाल्लाह कल को आपको वो भी शो ऑफ करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो बड़ा हैवी सा एनालिसिस था तो मैंने कहा चलो वो लाइव हो जाएगा, थोड़ा सा उस टाइम हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो सेक्टोरल बाइस जो है वो डिफरेंस होती है, ठीक है। हर सेक्टर सेम परफॉर्म नहीं कर रहा होता, किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, किसी सेक्टर की कम होती है। तो आपने जिस टाइम इन्वेस्ट करना है उस टाइम इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना है कि यार ये इंडस्ट्री, ये जो सेक्टर है क्या इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है, ठीक है। हर किसी की परफॉर्मेंस सेम नहीं होती। देन ये इंडस्ट्री की स्टॉक की बात की गई है आपके सामने। होम कंस्ट्रक्शन नेगेटिव में जा रहा है, सेमी कंडक्टर्स नेगेटिव में जा रहे हैं, ट्रकिंग नेगेटिव में जा रही है, इंटरनेट नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन टॉयज़ को देखो ऊपर जा रहा है, फार्मास्यूटिकल्स ऊपर जा रही हैं, और सबसे आखिर में देखो स्टील जो है वो ऊपर जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बढ़ी तो स्टील सेक्टर ऊपर को चला गया। तो ये हर सेक्टर की एक अपनी परफॉर्मेंस होती है, हर सेक्टर की परफॉर्मेंस डिफरेंस होती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे सेक्टर पर भी होगी।
Okay, the defining an industry, where to draw the line between one industry and another. Money center banks, variation by size, focus, region. आप इंडस्ट्री को अगर डिफ़ाइन करो तो आप ये कह सकते हो कि जहाँ पर आप ये ड्रा कर सकते हो एक लाइन इंडस्ट्री के दरमियान एंड अदर्स, और दूसरे जो चीज़ें हैं उनके दरमियान के, या ये इंडस्ट्री दूसरों से इस तरीके से मुख्तलिफ है। जैसे मनी सेंटर बैंक्स हैं आपकी, अब उनके अंदर जो वेरिएशन आती है वो उनके साइज़, फोकस, रीजन की वजह से आती है। कुछ इंडस्ट्रीज़ कुछ ऐसे रीजन्स के अंदर होती हैं जहाँ पर एक स्पेशल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है। आपके इकोनॉमिक रीजन बने हुए हैं, ठीक है, जैसे फैसलाबाद में वो जो बन रहा है आपका ये इंडस्ट्री एस्टेट, अब वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स में कुछ राइट दे दी 4-5 साल की, कुछ आपको और सहूलतें दे दी, उनकी वजह से अब वहाँ पे एक जगह पे कि जी अगर आप इस जगह पे इंडस्ट्री बनाते हो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो जो बिज़नेस वाले हैं, बिज़नेस सेक्टर्स हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी की है, उन्होंने ज़्यादा उस साइड पे इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये रीजन का आपका फ़र्क पड़ता है। देन फिर फोकस किस पर चीज़ पर है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी जैसे रिसेंटली कि जी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम मतलब इंसेंटिव्स देंगे, जो बाकी की इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल हो गई, दूसरी हो गई, वो बेचारे कहाँ पे गए। तो जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में फोकस आ गया। देन साइज़ है कि आप ये कहते हो कि जी जो इससे जो बड़े साइज़ वाली फर्म्स है, जैसे आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है, वो बड़ी हैवी इंडस्ट्री होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको इंसेंटिव्स दे दिए गए, तो वो साइज़ बेस आपका हो गया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आपकी होती है कि किस बेस के ऊपर आप इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रहे हो, किस बेस पे आप उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है जी। ओके जी, अच्छा ये अब ये जैसे बैंक्स की बात की गई है, कुछ बैंक्स का भी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे शो ऑफ करवाया गया है, ठीक है। ये मुख्तलिफ बैंक्स हैं उनके बारे में है, बट चलो हमारे ये पाकिस्तानी नहीं है तो इस वजह से हम इसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। ओके जी, देन है सेंसिटिविटी टू बिजनेस साइकिल। वही बिजनेस साइकिल के बारे में आगे थोड़ी सी दोबारा डिस्कशन आ रही है कि बिजनेस साइकिल जो है उसकी कैसी सेंसिटिविटी होती है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कम सेंसिटिव होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग्स टू बिजनेस साइकिल, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट टू द बिजनेस साइकिल्स, कि कितनी फर्म की जो सेल्स है वो कितनी सेंसिटिव है बिजनेस साइकिल के हिसाब से। हर बिजनेस जो होता है वो हर साइकिल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा होता। आपका अगर फूड सेक्टर की मैं बात करूँ तो फूड सेक्टर का भी शायद आगे एक आएगा भी स्लाइड के अंदर, तो वहाँ पे मैं आपको शो करूँगा। फूड सेक्टर पे आप देखो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। फूड सेक्टर जो होता है उसकी वो बहुत थोड़ा वेरिएशन आता है, पर जो दूसरे आपके सेक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा होता है, ठीक है। तो आपका बिजनेस साइकिल जो है ये हर बिजनेस के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है कि ऑपरेशन के लिए, काम करने के लिए आप कितना कर्जा लेते हो। फाइनेंशियल लिवरेज के ओवरऑल पूरी आपने इकोनॉमी, अपनी ओवरऑल जो पूरे का पूरा आपका जो फर्म है, जो कंपनी है, उसके लिए आपने कितनी फाइनेंसिंग में लिवरेज लिया हुआ है, कितना डेट लिया हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज में बात करूँ तो मैं इसे शॉर्ट टर्म डेट कह सकता हूँ, फाइनेंशियल लिवरेज को मैं लॉन्ग टर्म डेट्स कह सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें असरअंदाज हो गई होती हैं। फाइनेंशियल लिवरेज लॉन्ग टर्म जो डेट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होता है, जबकि जो शॉर्ट टर्म डेट होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आपके सामने ये शो है ग्राफ के अंदर। देखो ज़रा, जो रेड लाइन है यहाँ पिंक कैरो बेशक उसे, वो ग्रोसरी की है, और जो ब्लैक है वो ज्वेलरी की है। कि ज्वेलरी में आप देखो तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। 99 में बहुत ऊपर गई और 2001 में बहुत नीचे चली गई, फिर 2003, फिर 4 में ऊपर गई, फिर 5 में नीचे, तो वेरिएशन उसमें बहुत ज़्यादा आती है। जबकि ग्रॉसरी में देखो तो ग्रॉसरी में उतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ग्रॉसरी में थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे, वो एक बड़ा लेवल के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आपकी कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपका बिजनेस साइकिल का फ़र्क बहुत कम होता है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बिजनेस साइकिल का फ़र्क ज़्यादा होता है। अब ये आपकी वो बिजनेस साइकिल का जो ग्राफ होता है, पीक है, पीक से नीचे को जाएगा, कंट्रैक्शन होती होती, ट्रफ के ऊपर, ट्रफ से होते होते एक्सपेंशन होती होती, फिर पीक, फिर कंट्रैक्शन, ये वो सारा ऊपर नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस साइकिल की चलती रहती। बिजनेस साइकिल सेम नहीं रहता। अच्छा जी, टिपिकल मार्केट का जो स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है, ठीक है,
उसके अंदर ज़रा ये आपको क्लियर करता हूँ। अभी इसमें ये कुछ चीज़ें हैं मैंने ऐड की हुई, वो आपके सामने आती हैं तो देन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप था, पर मैं चाह रहा हूँ ये फुल एक बार आ जाए तो देन मैं आपके सामने से ओपन करता हूँ। ओके जी, देखो सबसे पहले बोथ रो पॉइंट के ऊपर था, ठीक है जी आपका। देन वहाँ से क्या हुआ, अब आपको क्या करना चाहिए, जब ट्रफ के हो यानी कि डिप्रेशन पे ऊपर हो, आपको वहाँ पे बाई पॉइंट है, आपको वहाँ पर शेयर्स खरीद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये रिसेशन की तरफ जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। देखो उससे आगे राइजिंग ट्रेंड, वो ऊपर को जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर को जाता जा रहा है, मैं कह चुका, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप ही आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी सबसे पहले वो नीचे को आ गया, ठीक है जी, नीचे को आ गया तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए। वो फुल नीचे को आ गया, ठीक है, ट्रफ के ऊपर पहुंच गया। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद वो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को आ गए, ऊपर को बढ़ने का गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बाय कर लेना चाहिए। बाय करोगे ऊपर को जाता जाएगा, क्यों? क्योंकि राइजिंग ट्रेंड आ रहा है। अब उसे बाय करते जाओ, बाय करते करते एक पीक के ऊपर वो पहुंच जाएगा, हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। आपको पता है कि यार इस शेयर की मैक्सिमम प्राइस इतनी की होती है, ठीक है। तो देन वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर फ्लैट ट्रेंड चैनल है, आपको पता है कि यार इसमें खरीदूंगा, हल्का फुल्का 1 रुपया कम हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, बस ये इतने के लेवल पे ही जाएगा, इससे ज़्यादा कोई भी इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो देन आप वहाँ पर क्या करो, एक लेवल आएगा जहाँ पे ये डाउन फार नीचे को जाने लग जाएगा, वहाँ पे फौरी तौर पे इसे सेल आउट कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार अब ये नीचे को जाता जाएगा, ये नीचे जाने लग गया, कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से ये नीचे को जा रहा है, डाउन हो रहा है, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड चैनल आ गया, वहाँ पे आप इसे सेल करके अपनी जान छुड़ा लो। देन फिर आप ट्रफ पे चले जाओगे, मतलब डिप्रेशन पे चले जाओगे। देन वहाँ पर अगेन बाय पॉइंट आ गया, वहाँ से अगेन खरीद लो, ठीक है, वहाँ से अगेन खरीद लो। फिर जैसे जैसे ऊपर को जाता जाए इसे खरीदते जाओ, फिर जब पीक पे चला जाए तो फिर जाके वहाँ पर स्टेबल पॉइंट पे आ जाओ। अब इसकी सेम एग्जांपल आपको रियल में देता हूँ। तो पिछले दिनों ये जो आपके पास था OGGC केयर के शेयर, OGGC केयर के जो शेयर थे उनकी नॉर्मल प्राइस 170 175 चल रही होती है। कोरोना आया, कोरोना के दिनों में उसकी प्राइसेस डाउन जाके हो गई 65 67 के ऊपर। अब जब 65 के ऊपर हो गई तो मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यार ये बिल्कुल डाउन पे आ गया है, OGGC इतना नीचे, इससे नीचे कभी नहीं गया। अब मुझे क्या करना चाहिए, ये अपने ट्रफ पे यानी कि डिप्रेशन पॉइंट पे आ चुका है। देन उसके बाद 67 से ऊपर को हुई 68 69। अब 69 पे गई तो मुझे नज़र आ गया कि यार ये ऊपर को बढ़ने लग गया। अब ये ऊपर को जाएगा, जल्दी से खरीदो इसके शेयर्स, उसके शेयर्स खरीद लिए। अब क्या हुआ, ऊपर को बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते वो एक 176 पे आ गया। अब जब 176 पे वो पहुंचा है तो मुझे पता लगा यार ये पीक पॉइंट है इसका, ये इसी पॉइंट पे होता है, इससे ऊपर ये कभी नहीं गया, गया भी तो 1 आधा रुपया ऊपर जाएगा, बस अब ये पीक पे हो गया, ठीक है। अब इसे सेल आउट कर दो। अब वो जो 69 से बाय करके 175 पे आपने सेल कर दिया या आपने प्रॉफिट कमा लिया, वहाँ पे सेल आउट कर दिया पीक के ऊपर। देन 175 से वो दोबारा नीचे को आने लग गया। अब पता है कि भाई ये नीचे को आ रहा है, फिर स्टेबल हो जाओ, रुक जाओ, अभी ये डाउनफॉल जाएगा। नीचे आते 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 जी वो 96 के ऊपर आया, 96 के ऊपर आया, पता लग गया कि यार अब ये इधर स्टेबल हो गया, इधर थोड़ा सा रुक गया है, इसका मतलब बस ठीक है ये इतना ही जाएगा। 96 से जैसे ही वो दोबारा 101 पे पहुंचा, अच्छा जी अब ये दोबारा ऊपर से रिकवरी स्टार्ट हो गई है, वो दोबारा ऊपर को जाने लगा, दोबारा बाई कर लो, दोबारा उसे खरीदा, ऊपर ऊपर जाते जाते वो 145 तक पहुंचा है। अब ये क्या है, ये एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस की बेस पे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया और उसकी बेस पे मैंने अर्निंग करी, ठीक है। तो यही एनालिसिस हम सीख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आप उसमें बिजनेस साइकिल को भी कंसीडर करो। आप जस्ट किए ना, देखो मैंने पहले OGGC की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, उसका एनालिसिस किया कि हाँ OGGC एक अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो हमने लास्ट लेक्चर पे किया था वो मैंने कर लिया, ओके हो गया, उसकी बेस पे मैंने जज कर लिया कि मैंने OGGC में इन्वेस्ट करना है। बट देन उसके बाद फिर बिजनेस साइकिल को भी देखा कि यार बिजनेस साइकिल आजकल उसका क्या चल रहा है, उसकी बेस के ऊपर आपने एनालिसिस किया, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट, अच्छा जी, देन है सेक्टर रोटेशन।
अब वो जो यही जो अभी मैंने पीछे बात की है, जो आपके सेक्टर्स हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, बूम, पी, कंट्रैक्शन, ठीक है, ट्रफ हो गया, फिर एक्सपेंडिंग, तो उन्हीं की बात हो रही है। सेलेक्टिंग इंडस्ट्री इन लाइन विद द स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, पीक के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज फर्म है कि उनका ज़्यादातर पीक पे जाता है जब रिसोर्सेज आपको नेचुरली मिलते हैं। कंट्रैक्शन, नीचे को जाना, डिफेंसिव फर्म, जो ऐसी फर्म्स होती हैं जो डिफेंसिव स्ट्रेटजी पे रहती हैं, डिफेंसिव में वो अग्रेसिव नहीं चलती, ऐसी जो फर्म्स होती हैं वो कंट्रैक्शन पर रहती। टॉप फर्म्स के अंदर इक्विपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन आपकी इंडस्ट्री हो गई। जब हालात बुरे आए, कोरोना के दिन आए, तो ये बिल्कुल ही रुक गया, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, इक्विपमेंट लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, घरों में बंद हो गए, तो वो बड़ा एक आपका टफ लेवल पे वो पहुंच गए। देन एक्सपेंडिंग फेज आई, साइकिल इंडस्ट्रीज आई कि उनका साइकिल चला, वो अब उनका साइकिल प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपको उनमें इन्वेस्ट करने की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। देन है जी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है, ये जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। अगर जो स्टार्टअप फर्म्स होती हैं, जो नई फर्म्स होती हैं, उनकी ग्रोथ रैपिड और इंक्रीजिंग होती है, ठीक है। वो जो मेरा पेपर है उसके अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप के अंदर, उसे मतलब पढ़ा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप में से किसी ने भी नहीं होगा। तो उसके अंदर यही बात है कि साइज़ का भी एक फैक्टर मैंने वेरिएबल लिया है कि वो फर्म्स, उसके अंदर साइज़ और एज को भी डिस्कस किया है कि वो फर्म्स जिनकी एज कम है, जो यंग फर्म्स हैं, जो अभी स्टार्टअप हैं, जो नई नई जगह हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा रैपिड है और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो तरक्की करती हैं, उनके रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं, वो फर्म्स ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। जबकि वो फर्म्स जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उनके रिटर्न्स भी कम है और वो एक स्टेबल लेवल के ऊपर रहती हैं, आपको उनके अंदर रिटर्न भी कम मिलता है, उन फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने का कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट भी नहीं होता। ठीक है जी। देन है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फर्म्स जो होती हैं आपकी वो स्टेबल ही रहती हैं, मैच्योरिटी लेवल के ऊपर जब वो जाती हैं तो वो स्लो हो जाती हैं, वो एक मतलब स्लोली अच्छा मैच्योर हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें तब्दीली आती है। देन रिलेटिव डिक्लाइन, मिनिमल और नेगेटिव, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डिक्लाइनिंग की तरफ बिजनेस साइकिल नीचे की तरफ आ जाता है कि अब वो परफॉर्मेंस उसकी हो ही इतनी स्लो गई है कि वो बिल्कुल ही अब कोई परफॉर्मेंस उसकी रही ही नहीं है, बल्कि वो नीचे को आने लग गई है। जब तक वो कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई इन्वेंशन या इनोवेशन नहीं लेकर आती, तो वो फर्म जो है वो वहीं पे ख़त्म होने लग जाती। अब इसी सेम आपको जो लाइफ साइकिल, इसे अगर इंसान के ऊपर भी आप इम्प्लीमेंट करके देखो, तो स्टार्टअप के अंदर जब बच्चा होता है तो शुरू में बड़ी स्पीड के साथ वो ग्रो करता है, मतलब पहले साल में ही आप देखो तो बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, उसका कद अच्छा खासा बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ता है, मतलब पैदा होता है तो 3-4 मतलब 2.5-3 kg का होता है और पहले साल में 10-11 तक या 9 तक पहुँच जाता है, उसका कद बढ़ता है। तो ये स्टार्टअप के अंदर उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। देन कंसोलिडेशन स्टेज पे जाके मतलब जब वो आ जाता है पन पे, तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली आपको महसूस नहीं होती। और जब मैच्योरिटी एज पे आता है तो आप देखते हो कि यार बहुत स्लो उसमें चेंज आ रही होती, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही होती, वो बड़ा एक स्टेबल पोजीशन पे जा, मतलब स्लो स्लो मूवमेंट पे आ रहा होता है। और देन फिर क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है तो नेगेटिव डिक्लाइन आ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिवनेस की तरफ जाने लग जाता है, बजाय इसके कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर और वो कमज़ोर होने लग गया और उसकी परफॉर्मेंस कम होने लग गई। ठीक है, तो ऐसे ही यही सब कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर भी चल रहा होता है। ठीक है जी। तो यही इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल आपके सामने वो ग्राफिकली उसे ड्रा किया है कि स्टार्टअप के अंदर रैपिडली होता है, कंसोलिडेशन में स्टेबल थोड़ा सा आता है, स्टेबल एक ग्रोथ चल रही होती है, फिर मैच्योरिटी में वो ग्रोथ जो होती है वो स्लो हो जाती है और देन मिनिमल में जाके वो रिलेटिवली डिक्लाइन होने लग जाती है। देन है जी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस। थ्रेट ऑफ एंट्री, इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो होता है थ्रेट वो यही होता है कि कोई नई फर्म ना आ जाए। जब नई फर्म आएगी तो ज़ाहिर बात है वो तेज़ी से ग्रो करेगी, तो पुरानी फर्म्स पर अच्छा खासा उसका इम्पैक्ट आएगा। रिवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, जो पुराने कंपेटिटर्स हैं उनके दरमियान आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके दरमियान कंपटीशन है, वो इफ़ेक्ट करेगा। प्रेशर्स फ्रॉम सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, ज़ाहिर बात है जो आपकी सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट होती हैं उनका आपके ऊपर हर टाइम एक प्रेशर होता है।
अब मैं एक जनरल सी बात करता हूँ कि रमज़ान के अंदर आप जाते हो तो पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट आती है, पेप्सी 70 की, पेप्सी 65 की, पेप्सी 60 की। कोका कोला की उन दिनों में एडवर्टाइजमेंट कहाँ होती है? पेप्सी की इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है, कोक की कभी कभार आती कोई नहीं हो, कभी कभार आई भी तो बहुत कम आ रही होती है। लेकिन जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो पता लगता है अगर पेप्सी 60 की या 65 की है तो कोक भी 65 या 70 की उसके पास की होती है। क्यों? रमज़ान से पहले दोनों फर्ज करो 100 की बिक रही हैं, जैसे ही रमज़ान आता है दोनों की प्राइस 80 पे चली जाती है। एडवर्टाइजमेंट पेप्सी दे रही है, कोक क्यों ऑटोमेटिक 80 पे चली गई भी? क्योंकि सब्सटीट्यूट्स हैं कोक और पेप्सी एक दूसरे के। जब पेप्सी डाउन पे जाएगी, पेप्सी की प्राइस डिक्रीज होगी, कोक को भी करनी पड़ती है, वरना कोक की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का भी आपके ऊपर प्रेशर होता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, दोनों ही आपके इंडस्ट्री के ऊपर असरअंदाज हो गई होती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर बायर और सप्लायर, या मतलब अगर बायर की बात करूँ तो बायर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ पर कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं कि बायर कहता है अभी तुम नहीं तो मैं किसी और से बाय कर लूँगा। परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल होती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पर मोनोपोली होती है, वहाँ पर सेलर की बार्गेनिंग पावर बहुत होती है। सेलर कहते हैं हाँ भी लेनी है, नहीं लेनी तो ना से ठीक है मैं किसी और को बेच दूंगा। वापडा है मोनोपोली में है, वापडा कहता है जी इतने रुपए यूनिट, मजबूरी है भाई लेना पड़ना है, तो आपको वापडा का यूनिट बाय करना पड़ता है। ठीक है, तो बार्गेनिंग पावर भी असरअंदाज हो गई होती। कंपनी एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपनी एनालिसिस और स्टॉक वैल्यूएशन। After analyzing the economy and stock markets for several countries, you have decided to invest some portion of your portfolio in common stocks. आपने सोच लिया ठीक है जी अब मैंने शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। After analyzing various industries, you have identified those industries that appear to offer above average risk adjusted performance over your investment horizon. आपने सोच लिया कि जी जो मैंने इस लेवल का रिस्क लेना है, ये वाली जो इंडस्ट्री है इससे ज़्यादा मुझे रिटर्न दे रही है। देन विच आर द बेस्ट कंपनीज। अब उस एक इंडस्ट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। आर दे ओवर प्राइस, क्या वो ओवर प्राइसेस हैं? ओवर प्राइसेस क्या है ये अभी आपको डिटेल के अंदर आगे हम डिस्कस करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ओवर प्राइस का रेफरेंस क्यों यूज़ किया गया। कंपनी एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन। गुड कंपनीज आर नॉट नेसेसरी गुड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा नहीं होता कि एक अच्छी कंपनी है तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। कंपेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक टू इट्स मार्केट वैल्यू। आप किसी भी कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसे उसकी मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं। स्टॉक ऑफ अ ग्रेट कंपनी मे बी ओवर प्राइस्ड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो अच्छी कंपनी होती है उसका स्टॉक वैल्यू ही ओवर प्राइस होता है, ओवर एनालिसिस किया गया होता है, लोग उसको ज़्यादा पहले ही ऑफर कर चुके होते हैं, हालांकि असल में वो उस काबिल नहीं होता। देन नतीजा क्या होता है कि उसने जो ओवर प्राइस होता है उसने वापस अपनी ओरिजिनल प्राइस की तरफ आना ही होता है, जिसकी वजह से नतीजा क्या होता है कि आप ख़रीद लेते हो, आप ओवर प्राइस पे आपने बाई कर लिया, कल को प्राइस डाउन आएगी और आप उसे लॉस पे चले जाओगे। तो आपने ये लाजमी देखना है कि कहीं वो ओवर प्राइस तो नहीं है। स्टॉक ऑफ ग्रोथ कंपनी में नॉट बी ग्रोथ स्टॉक। अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो इसका ये 100% मतलब नहीं है कि उसके स्टॉक यानी कि उसके शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। ग्रोथ कंपनीज की मैं बात करूं तो जो ग्रोथ कंपनीज हैं, ग्रोथ कंपनीज हैव हिस्टोरिकली बीन डिफाइंड एज कंपनीज गेट कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस अबव एवरेज इंक्रीज इन सेल्स एंड अर्निंग। हम ऐसी कंपनी को ग्रोथ कंपनीज कहते हैं जो ज़्यादा सेल्स कर रही हों, ज़्यादा अर्निंग कमा रही हो। फाइनेंशियल थ्योरिस्ट डिफाइन अ ग्रोथ कंपनी एज वन विद मैनेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज that yield rates of return greater than the firm's required rate of return। जो फाइनेंशियल थ्योरिस्ट क्या है वो ये कहते हैं कि जी ग्रोथ कंपनी वो होती है जिसकी मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा गेन कर रही हो, उसके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा कमा रही हो। ग्रोथ स्टॉक्स कौन से होते हैं जी? ऐसे स्टॉक्स को हम ग्रोथ स्टॉक्स कहते हैं। ग्रोथ स्टॉक्स आर नॉट नेसेसरी शेयर्स इन ग्रोथ कंपनीज। मैंने पहले ही बात की है कि जी जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं ज़रूरी नहीं उसके शेयर्स जो है वो ग्रोथ शेयर्स हों। अ ग्रोथ स्टॉक हैज़ अ हायर रेट ऑफ रिटर्न दैन अदर स्टॉक्स विद सिमिलर रिस्क। एक जो ग्रोथ स्टॉक होता है उसका ज़्यादा रिटर्न होता है दैन द अदर स्टॉक्स सिमिलर रिस्क से।
Superior risk adjusted rate of return occurs because of market undervaluation compared to other stocks. जो superior risk adjusted rate of returns होते हैं वो होते हैं क्यों? क्योंकि मार्केट की अंडरवैल्यूएशन होती है दूसरे स्टॉक्स की निस्बत से। डिफेंसिव कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं, हमने ऊपर ये बात की हुई है, डिफेंसिव कंपनीज, ग्रोथ कंपनीज, उन सारी, अब ये बारी बारी उनके स्टॉक्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है जी। जो डिफेंसिव कंपनीज होती हैं उनकी फ्यूचर अर्निंग्स आर मोर लाइकली टू विदस्टैंड एन इकोनॉमिक डाउनटर्न। वो ज़्यादा शक होता है कि यार डिफेंसिव कंपनीज जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जाएंगी। तो डिफेंसिव कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर फिर आपको लो बिजनेस रिस्क होता है कि यार रिस्क भी कम है, क्योंकि पहले ही पता है कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। नॉट एक्सेसिव फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। स्टॉक्स विद लो नेगेटिव सिस्टमैटिक रिस्क, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इसका जो रिस्क होता है वो कम होता है इनका, डिफेंसिव कंपनीज का, क्योंकि ये ज़्यादा कोई रिस्क लेती ही नहीं है, ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती। देन साइक्लिकल कंपनीज हैं। Cyclical companies are those whose sales and earnings will be heavily influenced by aggregate business activities, जो बिजनेस साइकिल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। साइकिल प्रॉस्पेरिटी की तरफ गया तो इनका भी रिटर्न बढ़ जाएगा। जो स्टॉक है, अगर फर्ज करो बिजनेस साइकिल प्रॉस्पेरिटी पे है तो ये भी ऊपर चली जाएंगी। Cyclical stocks are those that will experience changes in their rates of return greater than changes in overall market rate of return। मार्केट की निस्बत इनका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। देन कुछ स्पेकुलेटिव कंपनीज होती हैं, जैसे जुआ टाइप हम स्पेकुलेशन को कहते हैं। जो speculative companies are those whose assets involve great risk but those that also have a possibility of great gain। ज़ाहिर बात है जिधर रिस्क ज़्यादा उधर गेन भी ज़्यादा होता है। Speculative stocks possess a high probability of low or negative rates of return and a low probability of normal or high rates of return। जो स्पेकुलेटिव स्टॉक्स होते हैं उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है लो और नेगेटिव रेट्स ऑफ रिटर्न की, और लो प्रोबेबिलिटी होती है हाई रेट्स ऑफ रिटर्न की। क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस है तो जाहिर बात है दूसरे बिजनेस से डिफरेंस चल रहा होता है। वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इंसेंटिव्स हैं जी। ग्रोथ स्टॉक्स विल हैव पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस एंड अबव एवरेज रिस्क एडजस्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न बिकॉज द स्टॉक्स आर अंडर वैल्यू। ये जो वर्ड यूज़ किया गया अर्निंग सरप्राइजेस, सरप्राइजेस ये होता है कि आपने सोचा था जो ये उससे चेंज हो गया, आपने सोचा था ये 10% प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट 20% आ गया, तो ये आपके लिए सरप्राइज है। आपने सोचा था 10% प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट सिर्फ 2% आया, तो ये आपके लिए सरप्राइजेज है। तो यहाँ पे बात करें कि ग्रोथ स्टॉक्स विल हैव पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस। ज़्यादातर जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो पॉजिटिव सरप्राइज आपको देते हैं कि आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको देते हैं। एंड अबव एवरेज रिस्क एडजस्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न, और उनका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो रिस्क के हिसाब से एवरेज से ज़्यादा होता है बिकॉज दी स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड, क्योंकि नॉर्मली उनकी वैल्यू मार्केट ने कम जज की होती है। एक चीज़ याद रखो, जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना तो जो अंडर वैल्यूड होता है वही आपको बेनिफिट देता है, ओवर वैल्यूड आपको नुकसान देता है। Value stocks appear to be undervalued for reasons besides earning of growth potential। जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको वो भी अंडर वैल्यू नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बिसाइड्स जो अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल उनके अंदर भी ज़्यादा होता है। वैल्यू स्टॉक्स यूजली हैव लो प्राइस अर्निंग रेशो और लो रेशो ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू। मोस्टली जो वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स होते हैं उनकी प्राइस अर्निंग या बुक रेशो जो होती है वो कम होती है बनिस्बत ग्रोथ स्टॉक्स के। ठीक हो गया जी। देन है इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड स्ट्रक्चर लिंक्स टू कंपनी एनालिसिस। और इन सारों को कंपनी के साथ अगर मैं लिंक करूँ तो कंपनी एनालिसिस इज़ द फाइनल स्टेप इन द टॉप डाउन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, आपने इकोनॉमिकली देख लिया, आपने इंडस्ट्रिकली देख लिया, आपने बिजनेस साइकिल के हिसाब से देख लिया, देन लास्ट पे आप कंपनी का एनालिसिस को देख रहे होते हो। Macroeconomic analysis identifies industries expected to offer attractive returns in the expected future environment। मैक्रो इकोनॉमिकली एनालिसिस आप करते हो, उससे आप अंदाज़ा लगाते हो कि कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसके लिए, कौन सी इंडस्ट्री नहीं है। एनालिसिस ऑफ फर्म्स इन सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट्स ऑन अ स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन ग्रोथ एंड रिस्क। जो एनालिसिस होता है फर्म्स का इन सेलेक्टेड इंडस्ट्री, मखसूस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो फोकस करता है स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जो बेस करती है उनकी ग्रोथ और रिस्क के ऊपर।
देन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसेस हैं आपके पास। इफ ट्रेंड्स आर फेवरेबल फॉर एन इंडस्ट्री, the company analysis should focus on firms in that industry that are positioned to benefit from the economic trends। अगर आपको ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कंपनी जो है वो ऊपर को जा रही है, तो देन आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, तो ट्रेंड भी आपके असरअंदाज होते हैं। अच्छा ये ठीक है, स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस लेक्चर कुछ लंबा हो गया, तो ये कंपनी एनालिसिस पर हम आते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मेन के कंपनी एनालिसिस के अंदर इंडस्ट्री कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट आप देखते हैं, इंडस्ट्री में कितनी ताकत है, स्वॉट एनालिसिस आप करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को आप देखते हो, और रिलेटिव वैल्यूएशन रेशो टेक्निक्स को आप देखते हो। रेशो टेक्निक्स हमने देख ली, इंडस्ट्री कम्पेटिटिवनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नंबर 1 फर्म कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज में आप क्या देते हो, करंट रिवलरी के उसके मुकाबले पे कौन कौन है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कोई नया थ्रेट्स तो नहीं है, कोई नई कंपनी आने का खदशा, पोटेंशियल सब्सटीट्यूट्स, कोई मुतबादल सब्सटीट्यूट कौन कौन से हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, और ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई और बायर्स, ये चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये वही है, वो दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। देन ये उसकी ये भी पीछे बातें डिस्कस हो चुकी हैं, इनको हम दोबारा आगे डिस्कस नहीं करते, ठीक है जी। कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। पोर्टर्स ने हमें कुछ कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज दी थी, उसने कहा था एक होती है लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी और एक होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप क्या करते हो कि अपनी कॉस्ट को कम रखते हो, आप कहते हो यार मैं चीज़ सस्ती बेचूं, जब चीज़ सस्ती होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है सेल ज़्यादा होगी। आपकी कोशिश होती है कि आपके जो दूसरे बिजनेसमैन हैं, जो दूसरी फर्म्स हैं, उनकी निस्बत आपकी चीज़ सस्ती हो। द फर्म्स सीक टू द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एंड हेंस द कॉस्ट क्रिएटर इन इट्स इंडस्ट्री, कि वो फिर कॉस्ट क्रिएटर होती है, बाकी के कहते हैं यार ये तो इतनी लो कॉस्ट पे चीज़ बेच रहे हैं, हम इनके मुकाबला कहाँ से करेंगे, तो इस वजह से आप इंडस्ट्री पे राज कर रहे होते हो, कंट्रोल किए बैठे होते हो। दूसरी है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, कि आप कुछ ऐसी यूनिकनेस अपनी प्रोडक्ट में लेकर आओ जो दूसरी कोई फर्म ऑफर ही ना कर रही हो। एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी आपका क्या है, वो उसका देखो प्रोडक्ट है, यूनिक होती है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैक उसका अपना यूनिकनेस है, उसने अपनी हर चीज़ को एक यूनिक रखा हुआ है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी रखी हुई है कि मैंने दूसरों से मुख्तलिफ रखना है, और उस बेस के ऊपर वर्निंग कर रही है। अब वो जो सॉफ्टवेयर, वो जो चीज़ें यूज़ करती वो दूसरी कंपनीज नहीं करती, ठीक है, तो ये आपकी एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है। अब आपने खुद फोकस करना है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है, ठीक है जी, किस स्ट्रैटेजी की बेस के ऊपर आपने चलना है, ये आपका अपना फोकस है। देन है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में आप स्ट्रेंथ्स देखते हो कि इस कंपनी की कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, ठीक है, देन आप उनकी बेस के ऊपर चल रहे होते हो, ठीक है जी। देन आप उनकी बेस के ऊपर जजमेंट कर रहे होते हो। देन आपके पास है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अब इसमें मैं बात करूँ जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, ये इंटरनल एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी का, कि इस कंपनी के अंदर क्या क्या परफॉर्मेंस है, इस कंपनी की अंदर की आपने चीज़ों को देखना है। स्ट्रेंथ कि यार इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या, आप कंपनी के अंदर बैठे हो, उसकी अंदर की परफॉर्मेंस को देख रहे हो, यार इसकी जो प्रोडक्ट है ये कोई और नहीं बना रहा, यार इसकी प्रोडक्ट की ये जो खूबियाँ हैं, यार इसकी कॉस्ट कम है, ये सारी के सारी उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस ये भी कंपनी के अंदर से ही है कि क्या यार इसकी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, बहुत ज़्यादा जदीद नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई नई इन्वेंशन, कोई नई इनोवेशन नहीं हो रही, ये उसकी वीकनेसेस हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो है ये एक्सटर्नल एनालिसिस है, कि बैरूनी एनालिसिस है। आप ये देख रहे हो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मुयस्सर है, भाई ये कंपनी है, इस कंपनी के पास कितने ग्रोथ के चांसेस हैं, ये इस नई इंडस्ट्री में जा सकती है, इस मार्केट को कैप्चर कर सकती है, ये प्रोजेक्ट्स नई लॉन्च कर सकती है, ये सारी के सारी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देन सेम दूसरी साइड पे थ्रेट्स, वीकनेसेस कंपनी की अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स, थ्रेट्स जो बैरूनी एक्सटर्नली उसको थ्रेट है, सब्सटीट्यूट्स का, कोई नई कंपनी ना आ जाए, कोई रिवर्स ना आ जाए, किसी किस्म का सब्सटीट्यूट्स ना आ जाए, जो बार्गेनिंग पावर्स हैं बायर्स की, वो ये सारे के सारे आपके थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडस्ट्री एनालिसिस, मैक्रो लेवल एनालिसिस, आपका ये सारे के सारे एनालिसिस
आप जब ये सारे एनालिसिस कर लेते हो देन फिर आप सोचते हो कि हाँ ठीक है जी, अब मैंने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। देन आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है आगे हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, कि कौन कौन से शेयर्स को आपने, किस बेस पे आप शेयर्स की वैल्यूएशन करते हो, किस बेस पे आप कंपनी की इक्विटी की वैल्यूएशन कर रहे होते हो।